जो प्रौद्योगिकी आई है वर्तमान समय में, या फिर प्रौद्योगिकी, या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कह लो आप, और करीब से जाना है तो आप रोबोट कह लो, या फिर यूपीएससी जैसे क्वेश्चन पूछता है हमसे कि क्या दुलारने की जगह मोबाइल फोन ने ले ली। तो वही है कि क्या मानव शक्ति से ज्यादा ताकतवर प्रौद्योगिकी हो गई? क्या प्रौद्योगिकी ने जो मानव की एक शक्ति भावनात्मक रूप में हो, या फिर कहें कि विचारात्मक, या फिर जो भी आप समझना चाहो, तो उन रूपों में क्या उसको विस्थापित का आप अंग्रेजी ट्रांसलेशन देखो तो वही सामान्य सा है, क्या इसको ट्रांसफर कर दिया? क्या उसकी जगह मानो आप देखो, हल में देखो, आपको कोई मतलब बैल दिखते हैं, बैल का मतलब यही कि एक तरह से मानव की संस्कृति से जुड़े हुए थे, और बैलों को किसानों का दोस्त माना जाता है। और क्या आपको कोई जुताई के कामों में ऐसे चीजें दिखती हैं? और भी बहुत सारी चीजें हैं जिसमें आप इस संदर्भ को एक आधार दे सकते हो। आप राजनीति के क्षेत्र में थोड़ा देख सकते हो कि संचार का माध्यम, या फिर जो सोशल मीडिया है, अभी यूपीएससी का क्वेश्चन भी था लगभग इसी के आसपास, कि जो सोशल मीडिया है, क्या ये 2024 के चुनाव प्रचार में अपनी महत्ता दिखा वो पाएगा? रोड से भरा है जहाँ से वो पुल से धुलते हैं ना, तो म्यूट धुलने कर लो के आप। बाद। अपनी महत्ता दिखा पाएगा, ऐसी सारी बातें इसमें सोचनी है। और मतलब मैं कुछ देर के लिए आपको समय भी दूंगा, जो भी आप अगर लिख पाओ अपनी कॉपी में, या फिर यहाँ पे टाइप भी कर सकते हो, तो उसको बता देना। रिकॉर्डिंग में भेजता हूँ, अभी भेजा नहीं। और जो सेकंड टॉपिक हमारा, भारत के सम्मुख संकट नैतिक है या आर्थिक है, तो आप उसको जरा सा नजरिया या देखो, ये हमारे सामने ज़रा विचार आएँगे कि हम कमज़ोर किस मामले में हो रहे हैं। कल भी हमने एक टॉपिक, कल नहीं, परसों हमने एक टॉपिक किया था, थोड़ा समझा था। क्या जो हम कमज़ोर हो रहे हैं, या फिर एक विकासशील देश मंथरगत से बने हुए हैं, या फिर विकसित नहीं हो पा रहे हैं, तो उसमें क्या ये क्रियान्वयन का खराब होना है, या फिर ये जो नीतियाँ, योजनाएँ बना रहे हैं, इसका खराब होना है? तो मतलब एक आप आधार ले सकते हो कि यूपीएससी 2014 में क्या पूछ रहा था, और उसका जस्ट अगला क्रम क्या है। एक नैतिक और आर्थिक रूप में वो चीज़ें देखना चाह रहा है। वो बातें मतलब इस तरह से समझाना चाह रहा है, या फिर समझना चाह रहा है कि आपको हर एक क्रम यूपीएससी में जो टॉपिक है, अगला ही मिलेगा। जैसे हमने ये भी बातें की है, प्रौद्योगिकी की बातें हमने काफ़ी की है, और वही बातें कि क्या सांस्कृतिक आक्रमण। और तीसरा टॉपिक देखो, तो एक टॉपिक हमने बड़े सलीके से किया है, पूरा मतलब 1 घंटा, कि वे सपने जो भारत को सोने ना दें। और एक यूपीएससी शायद 2005 या फिर 2006 का टॉपिक था। क्या टॉपिक था, मुझे अगर सही से याद है तो, आज़ादी के इतने सालों बाद जो हमने नहीं सीखा। और ये देख लो, वे सपने जो हमें सोने ना दे, तो सपने तो वही है, मतलब जो हमने नहीं सीखा, या फिर जो हमें सोने नहीं दे रहे, तो वही बात है कि हम क्या बेहतर कर सकते हैं, या फिर कौन सी चीजें जो आज़ादी के इतने सालों बाद भी खो दी हैं, या फिर कहें कि आज़ादी के इतने सालों बाद भी हमें वो सपने की तरह, वो एक प्रत्यक्ष या फिर यथार्थ नहीं बन पाया, वो बस एक सपने रूप में ही सामने है। तो उस चीज़ को आप थोड़ा एक व्यापक नज़रिए से, व्यापक आधार पर सोच सकते हो, और उन चीज़ों को एक आयाम देख सकते हो। भारत ने क्या नहीं सीखा? भारत ने जल संसाधन की मात्रा तो अधिक है, और मतलब एक उसका प्रबंधन नहीं सीखा, और इस यही सपना कि भारत सबसे बड़ा सपना तो यही है। आप राष्ट्रपति का सपना, जो भारत का पहला नागरिक होता है, थोड़ा रेफ़रेंस लेके बता सकते हो। राष्ट्रपति जी का भी यही सपना है कि 2047 तक हमें विकसित हो जाना है, नहीं तो बूढ़े होने से पहले, मतलब भारत की जो आबादी हो जाएगी लगभग बूढ़ी हो जाएगी, तो बूढ़े होने से पहले अगर हम विकसित नहीं हुए, तो वास्तव में ये दिक्कत वाली बात है। और यही इसी के इर्द-गिर्द कि विकसित होने के लिए कौन-कौन से सपने हमें देखने चाहिए, एक स्वास्थ्य के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, एक कह सकते हैं व्यवहार के क्षेत्र में, या फिर अंतर्राष्ट्रीय संबंध के क्षेत्र में, जितने भी आप आधार दे सकते हो। और हमने जो पुरानी चीज़ें खोई हैं, कि हमारे ऐसे सपने भी हैं जो हमने खो दिए हैं, हमारी जो संस्कृति है। तो कुछ सपने तो ऐसे भी हैं, होते हैं ना, आप अगर एक व्यावहारिक रूप में समझो, तो कुछ सपने तो हमारे सामने ऐसे भी आते हैं कि ये चीज़ें हमने खो दी, क्या हमें इसे फिर से पा पाएँगे? तो वो सपने भी आप इसमें थोड़ा ऐड कर सकते हो। और अगर इसके जस्ट आगे बढ़े, तो क्या पूंजीवाद द्वारा समावेशी विकास हो पाना संभव है?
तो वही एक सामान्य सा नज़रिया कि चारों टॉपिक जो हमारे थे, भारत को विकास की ओर या फिर भारत जिस स्थिति में आगे बढ़ रहा है, जिस ओर वो चल रहा है, तो विकास का मतलब खंड-वा को अगर हम नाम भी दे दें या फिर यूपीएससी नाम भी दे दे कि एक विकास से जुड़ा हुआ नज़रिया या फिर एक विकसित भारत वहाँ पे लिख दें, टैग लगा दें या फिर विकसित भारत की पहला देखो, पहला है विकसित भारत के लिए जो प्रौद्योगिकी है, वरदान तो है, लेकिन ये चुनौती रूप में यूपीएससी पूछना चाह रहा है, क्या मानव शक्ति को इसने विस्थापित किया है? मतलब आप मानव संसाधन को सोचो, भारत के परिप्रेक्ष्य में मानव संसाधन का एक विकास के लिए सबसे बड़ा अहम योगदान है और वही सपना वे सपने जो हमें सोने नहीं देते, तो मानव संख्या या फिर जनसंख्या इतनी तीव्र गति से बढ़ रही है कि अब दिमाग में यही नहीं आ रहा कि हमारे संसाधन क्या होंगे, जो प्रौद्योगिकी हमें एक हमारे रूप को विस्थापित कर रही है, रोबोटीकरण हो रहा है, कंप्यूटरीकरण हो रहा है या फिर भावनाओं की जगह बुद्धिमत्ता या फिर कहें कि एक आधुनिकीकरण या फिर जो कृत्रिमता है, उसको प्राथमिकता दी जा रही है। तो खंड-वा में यही सारी बातें, अगर कोई ज़रा-सा बताना चाहे तो बता सकता है और फिर 3 टॉपिक और करते हैं, फिर पहले टॉपिक पे हम लोग थोड़ा बातें करते सर, हैं। मेरा जी, एक जी। क्वेश्चन। सर, हुँ, जैसा हुँ। कि आपने कहा कि प्रौद्योगिकी मानव श्रम को विस्थापित नहीं कर सकती, इस वाले टॉपिक में जो निबंध था, हुँ, हुँ। तो इसमें सर आप बोल रहे हैं कि प्रौद्योगिकी मतलब मानव श्रम को एक प्रकार से विस्थापित कर रही है, इसके ऊपर यूपीएससी मतलब पूछना चाहता है कुल मिला के। हुँ, हुँ। तो सर लेकिन इसमें टॉपिक ये है कि प्रौद्योगिकी मानव श्रम को विस्थापित नहीं कर सकती, और पूछा है 2014 और 15 मतलब 15 के हिसाब से। हुँ, तो हुँ। उस समय जो मोदी गवर्नमेंट की जो योजनाएं थी, उसकी जो प्रौद्योगिकी को बढ़ावा दे रही थी, जैसे टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में हो, उससे संबंधित हो सकती है। लेकिन सर आज के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो इसको कुल मिला के सर ऐसे अगर देख सकें कि प्रौद्योगिकी मानव श्रम को विस्थापित नहीं करती, तो कुल मिला के कि मानव श्रम है एक तरीके से प्रौद्योगिकी और मानव श्रम दोनों का जो समन्वय है वो एक अच्छी चीज है, लेकिन मानव श्रम कभी समाप्त नहीं हो सकता सर। इस विचार मतलब इसके लिए हमने थोड़े तर्क किए हैं सर, इसका थोड़ा कुछ बोलना चाहेंगे, स्ट्रक्चर बनाया है सर। जी, जी, भेजिए। आपने लिख के बनाया या फिर ऐसे ही? या फिर बताओगे? मतलब थोड़ा थोड़ा मतलब शॉर्ट में बनाया है, बस जल्दी खत्म कर देंगे सर, जी, मतलब जी। बोल के। जैसे यहाँ पे प्रौद्योगिकी एक प्रकार से अगर शुरुआत जैसे करें निबंध की, तो प्रौद्योगिकी का जन्म मानव के द्वारा ही होता है, और बिना मानव के इसका प्रसार ही संभव नहीं है सर प्रौद्योगिकी का। क्योंकि मानव की उत्पत्ति हुई है उससे, प्रकृति के द्वारा, और हुँ, हुँ। प्रौद्योगिकी की उत्पत्ति हुई है मानव द्वारा। कुल मिला के प्रौद्योगिकी व्युत्पत्ति का एक प्रकार है, जो प्रकृति के जो संसाधन है उन्हीं के द्वारा जो मानव ने उसकी व्युत्पत्ति की है, तब प्रौद्योगिकी का निर्माण हुआ है सर। और मानव के मस्तिष्क की उपज भी है सर ये प्रौद्योगिकी, एक तरीके से देखा जाए तो। बढ़िया। क्योंकि प्रौद्योगिकी मानव और श्रम के निकटवर्ती दृष्टि से मानव और प्रौद्योगिकी से बेहतर मतलब श्रम, मानव श्रम बेहतर है। जैसे मानव रोजगार है, तो इससे जैसे प्रौद्योगिकी से रोजगार नष्ट होता है, लेकिन मानव श्रम से मानव श्रम तो मिल ही रहा है, साथ में रोजगार और मानव के लिए नई नई जो आकांक्षाएं हैं वो उत्पन्न हो रही हैं। और ठीक है। मानव स्वास्थ्यकारी और लाभप्रद भी है। जैसे मानव अगर जैसे प्रौद्योगिकी का अगर ज्यादा मतलब विस्तार हो जाएगा, तो मानव श्रम कुल मिला के सर क्या है कि मानव श्रम अगर नहीं करेगा, तो उसको मतलब विभिन्न प्रकार की जो मस्तिष्क की जो क्रिएटिविटी है वो धीरे धीरे नष्ट होती जाएगी। तो मानव श्रम एक प्रकार से जरूरी है सर, और मानव की क्षमता में वृद्धि होती है सर। जैसे एक तरीके से अपन शतरंज को देखें, तो शतरंज एक तरीके से पहले लेवल लेवल बाई लेवल लेवल बढ़ता जाता है। जैसे ही मानव मानव की क्रिएटिविटी बढ़ती है, तो उसके आगे लेवल की मानव सोचता है। तो जैसे प्रौद्योगिकी का मानव ने निर्माण किया है, तो उसका एक मतलब वो भी सोचा होगा कि यह हमारे मतलब आगे कैसे क्या प्रभाव कर सकती है। लेकिन प्रौद्योगिकी के अगर पक्ष में तर्क दिए जाएं, तो लेकिन ये दक्ष है मानव श्रम से, कार्य करने की कुशलता है, और एक निश्चित प्रक्रिया है, मानवीय जी। सहायता भी मतलब प्रदान करती है। और विपक्ष में अगर तर्क दिए जाएं, तो इसकी भी एक सीमा है सर। क्योंकि अगर अभी अपन वर्तमान में अगर देख सकते हैं, तो जो साउथ कोरिया की घटना थी, रोबोट ने सुसाइड कर लिया था सर। हुँ, हुँ। बढ़िया। तो ये प्रौद्योगिकी का ये विफल ही एक वो है कि क्योंकि रोबोट ने क्यों सुसाइड किया, क्योंकि उस पे लोड ज्यादा बढ़ गया। और अगर एक दूसरे से अगर वो मतलब तुलना की जाए
है मानव श्रम से, तो जो रोबोट वहाँ पे जितने घंटे कार्य कर रहा था, उससे अधिक घंटे अगर भारत में मानव कार्य कर रहा है, अगर वो दक्ष है, अगर वो आत्महत्या नहीं कर रहा है, तो मानव श्रम इससे बेहतर सिद्ध हो गया कुल मिला के सर। बेहतर सिद्ध हुआ। और जैसे और प्रौद्योगिकी से मतलब खतरा भी है। प्रौद्योगिकी जैसे प्रौद्योगिकी अगर मानव श्रम का अगर विस्थापित कर देगी, तो इससे देखो जैसे अलग अलग प्रकार के वेपन्स हैं, मतलब वो विध्वंसकारी स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। ओके, ओके। अब वैसे क्या है ना, थोड़ा आपको एक आधार बता दूँ। हम लोग वोटिंग करते हैं और जिस टॉपिक पे बातें होती हैं, उस पे ज़्यादा करते हैं। ये आप सही बता रहे हो, अच्छा है। आप स्ट्रक्चर भी भेज देना। पहले टॉपिक पे हम ज़्यादा बातें करेंगे। इस पे बस एक नॉर्मल सा आधार, कि जैसा आपने बताया कि ये आधार भी देख सकते हैं, पक्ष में भी, विपक्ष में भी। तो यही मैंने पूछा था कि और कोई से आधार आपको दिख रहे हो तो बता सकते हो। अब थोड़ा और टॉपिक पे चलते हैं, क्योंकि समय का थोड़ा अभाव है। तो पहले टॉपिक पे सर आप तो बताना जितनी भी बातें हैं। जी, जी। ओके। ओके, ओके। तो देखिए, अब बाकी के बचे जो हमारा खंड ए है, तो खंड ए में पहला टॉपिक तो हम करने ही वाले हैं। दूसरा टॉपिक आप देखो, फुर्तीला किंतु संतुलित व्यक्ति ही दौड़ में विजयी होता है। वही बात है कि आपकी जो एक कह सकते हैं कि एक दिन में ही आपने कर दिया सब कुछ और अगले दिन से सुस्त हो गए, ऐसी वाली बात नहीं। अगर आपको जीतना है दौड़ में, वही मैराथन वाली बातें हैं कि दौड़ वही है। अगर जीवन की दौड़ आप समझना चाहो, तो जीवन की दौड़ बस एक मैराथन है, और मैराथन में आपने पहले ही घंटे या फिर जीवन के जो चाहे आप यौवन को मान लो, किशोरावस्था को मान लो, किशोरावस्था में आपने अगर सारा सामर्थ्य लगा दिया, तो वास्तव में ये दौड़ थोड़ी अधूरी रह जाएगी, थोड़ी एक दिक्कत वाली बातें रह जाएगी। तो वही पूछ रहा है कि फुर्तीला किंतु संतुलित व्यक्ति ही दौड़ में विजयी हो सकता है, जो मतलब बहुआयामी दृष्टिकोण से देखें। और निबंध में भी थोड़ा अगर एक समझना चाहे, तो निबंध वही बेहतर होगा जो कहीं से बंधा हुआ ना हो, उसका एक आधार बहुआयामी हो। तो वही बातें इसमें करनी है, जितने भी आधार आप सोच पाओगे कि एक संतुलित व्यक्ति, चाहे आप आहार की बात कर लो, अगर आप प्रोटीन प्रोटीन ही खा लोगे तो वो कितने दिनों तक आपको एक ताकत जैसे आप स्टेरॉइड की बात कर लो। स्टेरॉइड मतलब एक तरह से आपको तुरंत शक्तिशाली तो बना देगा, लेकिन आखिर कब तक? ये क्या आपको दौड़ विजय करा पाएगा? बस एक खोखली आपकी सफलता होगी। तो खोखली सफलता की जगह या फिर एक दौड़ में एक लाइन की जगह, हम अगर उस दौड़ को लगातार जीतते रहें या फिर जीवन की जो एक यात्रा है, उस यात्रा को अगर लगातार जीतते रहें, तो वैसा ही दूसरे टॉपिक पे कुछ ऐसे का आधार होना चाहिए कि आपकी एक तीव्रता तो हो, फुर्ती तो हो, और फुर्ती इस आधार में कि आप धीरे-धीरे करिए काम, बल घटे ना होए कुकाम वाली स्थिति को पहुँचा पाओ, तब जाके आप विजय की स्थिति में पहुँचोगे। विजय का मतलब आप थोड़ा मनुष्य के जीवन के विजय, मतलब एक सफलता का आधार, जैसे आप चाहो तो कोई हमारे जो अल्बर्ट आइंस्टाइन हो गए या फिर एल्वा एडिसन हो गए, तो शायद उनके कारखाने में 70 वर्ष की उम्र में आग लगी थी। फिर भी उन्होंने अपनी उस ज़िंदगी को इस तरह से सेट कर रखा था कि ये दौड़ भी मतलब एक दिमाग का संतुलन हो या फिर जो भी संतुलन हो, उस आधार पर वो विजय हुए। और विजय का आधार भी लगभग ऐसा ही कुछ होना चाहिए आस-पास। और अगला अगर देखो, किसी संस्था का चरित्र चित्रण उसके नेतृत्व में प्रतिबिंब होता है। अगर आप ये वाली बातें सोचोगे, इसके ज़रा-सा हम विपरीत में थोड़ा सोचें कि जो किताब होती है वो अपनी कवर या फिर उसके जो मेन पार्ट पे लिखा होता है, उससे नहीं डिफाइन होती कि कवर का क्या मोटो होता है। लेकिन वास्तव में लीडर तो कवर ही कर रहा है, और बहुत सी ऐसी किताबें हैं जो मतलब अपने कवर के द्वारा ही एक ये बात तो ठीक है कि नेतृत्वकर्ता ही केवल उसका स्वरूप नहीं है, लेकिन नेतृत्वकर्ता अगर बेहतर हुआ, चाहे आप महात्मा गांधी को एक लीडर के रूप में देख लो या फिर वर्तमान समय में हमारे पीएम को लीडर के रूप में देख लो। पीएम का जैसा रूप होगा या फिर पीएम की जैसी एक चरित्र होगा, उसी आधार पर हम उस संस्था को मानेंगे या फिर उस संस्था के स्वरूप को मानेंगे। जैसे अगर हम थोड़ी बातें करें अपने संविधान की, तो संविधान में हमारी प्रस्तावना हमारा एक प्रतिनिधित्व ही करती है, नेतृत्व ही करती है, और प्रस्तावना बता दे रही है कि हमारा संविधान कैसा-कैसा होने वाला है। तो वही सारी बातें कि एक जो आपका कवर है या फिर एक शील्ड आपके सामने लगा है कि इसका टैग, जैसे आईपीएस के आगे अगर स्टार लगे होते हैं तो वो बता देता है कि इनकी महत्व क्या होने वाली।
तो वही चीज़ इसमें भी आस-पास की सोची जानी चाहिए कि क्या-क्या और आधार हो सकते हैं, क्या-क्या और पक्षों पर बातें की जा सकती हैं। और चौथे टॉपिक पर हमने शायद पहले या तीसरे दिन बातें की थी, आप चाहो तो ऑडियो सुन सकते हो, सेम लगभग सेम टॉपिक था कि एक मूल्य आधारित शिक्षा होनी चाहिए और यही टॉपिक है कि मूल्य से वंचित शिक्षा जैसी अभी उपयोगी है, व्यक्ति को अधिक चतुर शैतान बनाने लगती है। मतलब एक तरह से समझ लो कि अभी तो आपने एक वजीर देके अपना जैसे अभी आप शतरंज की बात कर रहे थे। वजीर देके आपने कोशिश की है राजा मारने की, लेकिन आप वो कर रहे हो कि हम जो शॉर्टकट अपना रहे हैं, हम जो एक ऐसी चीज़ें अपना रहे हैं जिससे जल्दी लाभ होगा। चाहे विकास के लिए हमारा कार्बन उत्सर्जन हो या फिर पेड़ों का काटना हो, ये हमें एक कह सकते हैं लाभ तो देगी। अगर शिक्षा के परिप्रेक्ष्य में आप देखो, तो वही कि शॉर्टकट में आप अगर ज्ञान लोगे वो ज्ञान बस एक सीमित समय तक ही आपको लाभ दिला पाएगा और हमने इस टॉपिक पे भी बातें की हैं कि शिक्षा वही है जो अब आप स्कूल के बाद या फिर विद्यालय के बाद जो आपके पास बचता है तो वही शिक्षा होती है और वही शिक्षा बचेगी जो आपके मतलब एक मूल्य को आधारित बनाएगी। लेकिन ये जो मूल्य से वंचित शिक्षा है जैसे अभी वर्तमान समय में उपयोगी है क्योंकि हम विकासशील की राह में हैं या फिर जैसे आप सब्सिडी का देख लो, सब्सिडी वर्तमान समय में ज़रूरी है, लेकिन क्या ये मनुष्य को चतुर या शैतान या फिर कम से कम शिथिल नहीं बना देगी? तो यही सारी बातें इसके इर्द-गिर्द हम सोच सकते हैं, जितने भी एक तार्किक नज़रिए से अगर आप देखना चाहो तो भी इस बात को समझ सकते हो। एक आध्यात्मिक वैज्ञानिक नज़रिए से देखना चाहो तो भी समझ सकते हो, कई बातें इसमें सोची जा सकती हैं। और अब इन 3 टॉपिक में किसी को कुछ बताना हो तो बता सकते हो, फिर हम शुरू करते हैं अपना जो मेन टॉपिक है, तो उसमें चलते हैं। शुरू कर दो आप। शायद किसी को कुछ और आधार बताना हो क्योंकि मैंने आज स्ट्रक्चर नहीं बनाया था इन सातों टॉपिक का, तो थोड़ा आधार मतलब तो एक बहुत तरह बन से जाएंगे ना। जी, जी। आधार तो आधार तो बहुत बन जाएंगे, लेकिन उसके लिए अभी टाइम नहीं है। अभी तो अब बाकी जो पहला वाला टॉपिक करना है उसको कवर करना है ना। अभी उसमें ही बहुत ज्यादा आयाम निकल जाएंगे, तो उसको करते हैं शुरू। ओके, ओके। हाँ, तो पहला टॉपिक हम देखते हैं। तो ज़रा-सा कोई बताए मुझे कि इस टॉपिक को देखकर हम समझे क्या? और इसका थोड़ा अंग्रेजी अगर ट्रांसलेशन देखोगे मैं अंग्रेजी ट्रांसलेशन भी भेज दे रहा हूँ। वैसे मैंने पिन किया हुआ है पर बहुत पीछे चला गया। तो यही है कि लेंडिंग हैंड टू समवन इज़ बेटर देन गिविंग ए डॉल। तो अब कोई बताए इसका क्या आधार हो सकता है? इसको देख के आप क्या समझ रहे हो? कैसी बात है? तो कोई बताए फिर शुरू करते हैं। आप कोशिश कर सकते हो माइक खोल के। सर आप बताओगे? ओके, ओके, आप ही बता दो। देखो, 1 मिनट, मुझे थोड़ा ये कॉल आ रहा है भैया। ओके, ओके। कोई और अगर बताना चाहे तो बता सकता है पहले टॉपिक का। आ गया। तो देखो, जब एक शायरी याद आ रही है, मतलब कोट से वो जिस तरह ले सकते हैं। तो दिया गया दान, मतलब दिया दान से पेट भरेगा, पर कब तक ये सहारा होगा। हाथ पकड़कर राह दिखाओ, स्वावलंबन ही किनारा होगा। तो जीवन में जब हम किसी की मदद करना या एक देखे किसी की हेल्प करना जो भी होता है, वो एक महान कार्य माना जाता है। लेकिन यह मदद किस प्रकार दी जाए, कैसे मदद करें, यह सबसे महत्वपूर्ण बात है। दान देना किसी की तत्कालिक समस्या को हल कर सकता है, लेकिन यह एक स्थायी समाधान नहीं हो सकता है। इसके विपरीत अगर हम यदि किसी के काम में हाथ बटाएं या उसे आत्मनिर्भर बनने में उसकी सहायता करें, तो ना वो केवल अपनी समस्याओं से उभर सकता है, बल्कि दूसरों की मदद करने में भी सक्षम हो सकता है। अब किसी को अनुदान देने का मतलब है कि उसकी तात्कालिक जरूरतों को पूरा की जाए, लेकिन जब आप उसके काम में हाथ बटाते हैं, तो आप उसे एक जीवन के लिए तैयार करना शुरू कर देते हैं। यह विचार न केवल एक व्यक्तिगत बल्कि एक सामाजिक और वैश्विक स्तर पर भी महत्वपूर्ण है। तो हम अब इस निबंध में इसको एक विस्तार से समझेंगे और जानेंगे कि
कैसे एक किसी को आत्मनिर्भर बनाना उसकी सच्ची मदद होगी। तो थोड़ा मैंने इसको सार बता दिया, अब इसको हम परिचय से शुरुआत करेंगे। तो परिचय भी मैं बताऊँ या ऐसे ही शुरू कर देते हो अभी? ठीक है, बढ़िया। और कोई अगर बताना चाहे तो बता सकता है। जैसे अगर मैं बताऊँ कि मैं इसमें क्या समझ पा रहा हूँ, तो आप देखते ही होंगे कि हमारे एक भारत का जो नज़रिया है या फिर भारत की जितनी मानसिकता है, तो परहित सरिस धर्म नहीं वाली मानसिकता है कि आप परोपकार करो, परोपकार ही सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे वृक्ष परोपकार करता है, नदियाँ परोपकार करती है, नहरें हो गई, हवा हो गई, सब एक परोपकार वाला। और हमारा एक टॉपिक हमने किया भी था कि भारत ने विश्व को ज्ञान भंडार में क्या किया। तो ज़रा-सा संदर्भ समझ सकते हो कि ये बातें भारत के परिप्रेक्ष्य में थोड़ा तो है ही, क्योंकि आप वर्तमान समय में देख ही रहे हो, एक सब्सिडी दी जा रही है, उसको नाम दे दिया गया फ्रीबीज़ या फिर मुफ्त की रेवड़ी होना। तो वही सारी बातें कि भारत के संदर्भ में ये टॉपिक सबसे इम्पोर्टेंट है। और इम्पोर्टेंट नहीं भी है तो अक्सर आप थोड़ा-सा एक आधार दे सकते हो। जैसे आपके पास जीएस में भी क्वेश्चन आएँगे कि आप ये बताओ कि जो भारत ये वर्तमान समय में सब्सिडी दे रहा है, तो सब्सिडी की क्या एक जो अनिवार्यता है वो ऐसी ही है? क्या ये लाभकारी है लोगों के लिए? क्या लोगों की हेल्प कर देना, मदद कर देना लाभकारी है? अगर डब्ल्यूटीओ आरोप लगा रहा है, तो डब्ल्यूटीओ का आरोप लगाना क्या एक दिक्कत वाली बात है? तो वही चीज़ें, थोड़ा आप इसको एक बृहद आयाम में समझोगे, किसका नज़रिया क्या है? और वास्तव में भारत के परिप्रेक्ष्य में हम महादानी होते थे। हमारे यहाँ कर्ण भी महादानी थे। हमारे यहाँ जितने भी बड़े-बड़े हुए हैं, सब एक दानी बाली की बात आप पौराणिक कथा में देखोगे। हमारे जो ये इस्लाम धर्म है, इसमें एक ज़कात की बात होती है। ज़कात की बात ऐसा कि आपके बाएँ हाथ को भी ना पता हो कि दाएँ हाथ ने क्या किया। तो एक तो संदर्भ ये कि ये टॉपिक काफ़ी इम्पोर्टेंट है भारत के परिप्रेक्ष्य में, कि हम इसको समझेंगे उस आधार पर कि हम ध्यान देते हैं। वास्तव में हम एक दानी समाज है, चाहे ज्ञान संपदा का दान हो, चाहे चीज़ों का दान हो, चाहे वस्तुओं का दान हो, या फिर वैसी वाली बातें कि हम सोचते हैं नेकी कर दरिया में डाल। तो यही सारी बातें थोड़ा संदर्भ लेके चलते हैं कि क्या वास्तव में इससे लाभ हो पाएगा? क्या ये दान देना ज़्यादा बेहतर है, या फिर एक तरह से ये बेहतर है जो टॉपिक पूछ रहा है कि उसके काम में हाथ बटा दो? जैसा गांधी जी भी चाहते थे, जैसा अंबेडकर भी चाहते थे, कि अंबेडकर जी साफ-साफ कहते थे, दलितों को वो बताते थे कि तुम्हारी मदद मैं कब तक कर सकता हूँ? तुम्हें खुद सशक्त होना था, होना है। और वो गांधी जी का आप सोचो, कल हमने या परसों हमने बातें की थी, स्वाधीनता का यही बताते हैं। स्वाधीनता का मतलब ये नहीं कि तुम इनसे स्वतंत्र हो जाओगे। स्वाधीनता का मतलब तुम्हें खुद से या फिर एक अहिंसा की बातें, तुम्हें अपने अंदर के शत्रु से लड़ना पड़ेगा। तो वही बातें, इसका संदर्भ एक भारत के परिप्रेक्ष्य में लेके चलेंगे, तो थोड़ा ज़्यादा बेहतर होगा। और कोई अगर बताना चाहता है आधार तो बता सकता है। जैसे इन्होंने बताया, एग्जाम्पल वो अगर पुअर शॉप वाला है तो उस शॉप का ऐड की जा सकती है फ़ोन से और पोस्ट की जा सकती है। मैं नहीं समझ पाया क्या संदर्भ था इसका। कोई और बताना चाहता है तो बता सकता है, नहीं तो फिर अब प्रस्तावना में चलते हैं, अगर संदर्भ समझ चुके हो तो। प्रस्तावना शुरू करते हैं, उसके बाद निबंध होगा, तो पूरा सार तो समझ आ ही जाएगा ना निबंध का वैसे तो। ओके, ओके। तो आप ही बताओगे सर प्रस्तावना क्या होनी चाहिए? थोड़ा-सा कह सकता हूँ कि देखो यह बात तो अक्सर कही जा सकती है कि जब ज़रूरतमंदों को की मदद करना एक हमारी ज़िम्मेदारी है, लेकिन यह मदद किस रूप में हो, यह ज़्यादा महत्वपूर्ण है। किसी को आर्थिक सहायता देना या किसी को भोजन दान करना एक तात्कालिक वो समाधान हो सकता है, लेकिन यह एक व्यक्ति को दीर्घकालिक रूप से आत्मनिर्भर नहीं बना सकता है। इसके विपरीत अगर हम उस व्यक्ति को आत्मनिर्भर बनाने में मदद करें, उसके हाथ में हाथ बटाएँ, काम में हाथ बटाएँ, तो न केवल हम उसकी वर्तमान समस्या को सुलझा सकते हैं, बल्कि उसके भविष्य के लिए भी उसे तैयार कर सकते हैं। अब कहते हैं कि भूखे को मछली देने के बजाय उसे मछली पकड़ना सिखाओ। अब इस कहावत में बहुत एक गहरी सीख छिपी हुई है। अनुदान देना उस समय मददगार हो सकता है, जब किसी को तत्काल राहत की ज़रूरत हो, लेकिन यह अक्सर व्यक्ति को एक आत्मनिर्भर बनाने में रोक देता है। जब किसी को बार-बार दान दिया जाता है, तो वह उस पर एक निर्भर हो जाता है। अब यह स्थिति न केवल एक व्यक्ति को आत्मसम्मान से आहत करती है, बल्कि समाज पर भी एक अतिरिक्त बोझ डालती है।
अब आगे से कहानी वगैरह बता सकता हूँ, लेकिन अभी परिचय में थोड़ा इतना ही बता पा रहा हूँ। ओके, ओके। कोई बताना चाहेगा और कोई कहानी, कोई खुद का एक व्यक्तिगत रूप से कि जिसने आपको जैसे आप समझो कि किसी ने आपको ये नहीं सिखाया कि आंसर राइटिंग कैसे करनी है। आपको ये सिखाया कि उस आंसर राइटिंग को चेक कर कैसे करना है। क्योंकि ये दिक्कत नहीं होती लिखना कैसे है, ये दिक्कत होती है कि गलती पकड़ना कैसे है। तो ये बातें भी थोड़ा आप सोच सकते हो कि एक शिक्षक का दायित्व क्या होता है। वो आपको ये बताए कि क्या ज्ञान होता है या फिर वो आपको वहाँ तक पहुँचा दे कि यहाँ से आप ज्ञान ले सकते हो या फिर यहाँ से चीज़ें संदर्भ समझ सकते हो। तो वो बातें भी आप सोच सकते हो। कोई अपना एक व्यक्तिगत अगर उदाहरण देना चाहता है कि पहले मेरे साथ ऐसा था, फिर मैं शायद इनसे मिला तो मेरे साथ ऐसा हुआ, जो बदलाव हुआ। थोड़ा अगर एक मैं कहानी से शुरुआत करता हूँ, तब तक आप टाइप कर सकते हो या फिर बोल भी सकते हो। जैसे मैंने स्ट्रक्चर आप देख सकते हो। तितली के प्रजनन की घटना आप समझो कि एक बार क्या हुआ, प्रयोगशाला में एक शिक्षक थे और उनके कुछ विद्यार्थी थे। तो शिक्षक ने बोला कि मतलब 2 तितलियाँ थी। एक तितली उनके हाथ में थी मतलब एक जार था और दूसरी तितली वो विद्यार्थियों के पास रखकर चले गए और बोले कि ये इनको संघर्ष करने देना, इनको टच मत करना। और ज तितलियों के प्रजनन की एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें उनके पंख का मजबूत होना ज़्यादा आवश्यक है। तो समझो वो बच्चों से उन वो जब तितलियाँ अलग हो रही थी या फिर प्रजनन कर रही थी, तो अलग होना देखा नहीं गया, बिल्कुल खून से पंख लथपथ थे या फिर जो भी आप समझ लो। तो बच्चों ने उनकी मदद कर दी, तितलियाँ जो अलग हो रही थी, उसकी मदद कर दी और आप समझो परिणाम क्या हुआ? तितलियों के पंख टूट गए। तो यही चीज़ें होती हैं, जब हम किसी की मदद कर देते हैं तो पंख टूट जाते हैं। एक तरह से समझो अगर हम अनुदान में चीज़ें कर रहे हैं हाथ काम बटाना चलो ऐसा कि आप संघर्ष करने दो उनको और संघर्ष ही करेंगे तभी उनके पंख मजबूत होंगे। ऐसा मतलब एक व्यक्तित्व होना चाहिए ना कि कौशल विकास का एक प्रशिक्षण के लिए ज़्यादा प्रेरित करना ना कि मुफ्त का लड्डू दे देना या फिर मुफ्त की रेवड़ी दे देना। तो आप ऐसी कहानियाँ बता सकते हो जिसमें ये महसूस हो जाए पूरी तरीके से कि हाँ, वास्तव में अगर हम मदद करेंगे तो पंख टूट जाएँगे और पंख टूटेंगे तो फिर वो कभी उड़ नहीं पाएँगे, उनको बार-बार मदद की ज़रूरत पड़ेगी और बार-बार मदद की ज़रूरत पड़ेगी तो ये सिर्फ़ आपके लिए नहीं, उनके लिए भी एक दिक्कत की बात है। और कोई अगर बताना चाहे तो कुछ बताएँ? डिमोटिवेट को मोटिवेट कर सकते हैं, बढ़िया। अनुदान का अर्थ है किसी व्यक्ति या संगठन को किसी खास मकसद के लिए दिया गया दान, बढ़िया। तुम्हारी दक्षिणा और दान सहायता आप बोल सकते हो अगर तो बोलिए। हरी जी आप बोल सकते हो। हेलो जी, जी, बोलिए क्या लिखा है आपने? सर, इसमें लिखा है कि तुम्हारी दक्षिणा और दान सहायता अनुदान के है। ये व्यर्थ से उपक्रम है। इसमें आवश्यकता और क्षणिक तुच्छ हो सकती है, लेकिन इनकी पूर्णता पर शाश्वत सत्य रहेगा। यदि लक्ष्य है कि आवश्यकताओं को चिर पूर्ति होती रहेगी, तो इन्हें कलम दो या कला दो, कौशल दो। बढ़िया। कलम दो, कला दो, कौशल दो, बढ़िया, गजब। और कोई? कोई और कुछ बताना चाहे तो बता सकता है। अगर मैं पढ़ूँ और क्या लिखा है, डिमोटिवेट को मोटिवेट कर सकते हैं, बढ़िया। अमूल जैसी सहकारी संस्थाओं ने किसानों को आर्थिक मदद के बजाय काम और सहयोग और कौशल विकास के माध्यम से सशक्त बनाया। तो बढ़िया ऐसा करंट की चीज़ें बता सकते हैं। उस इंसान की क्षमता को कम अनुदान से हम उस इंसान की क्षमता को कम कर देते हैं। मतलब अगर कोई इंसान सही सलामत है और भीख माँग रहा है तो उसको पैसे देकर शायद उसका ही नुकसान करेंगे क्योंकि फिर उन्हें आदत हो जाएगी ऐसे ही जीने की। और थोड़ा इसको मैं एक प्रवाह दूँ या फिर कहो कि पढ़ने में रोचक लगे तो ऐसे समझ सकते हो कि एक लंगड़े को अगर आप भीख दे रहे हो लगातार या फिर 3 दिन भीख दोगे तो वास्तव में आप उसकी मानसिकता को लंगड़ा कर रहे हो। मतलब थोड़ा ऐसे
बातों को प्रवाह में भी ला सकते हैं। अगर आप एक अंधे को वास्तव में मदद कर रहे हो या फिर उसको यही अनुदान वाली बात है, लगातार कर रहे हो, उसको एक सलाह नहीं दे रहे हो मतलब उसके आधार का काम या फिर जो भी चीज़ है, तो वास्तव में अब आप उसकी मानसिकता को अंधा कर रहे हो। क्योंकि ऐसे बहुत लोग हैं ना जो मतलब गरीब हों या फिर एक अंधे हों या फिर विकलांग हो, दिव्यांग हो, तो वो बहुत काम करते हैं। लेकिन अगर हमने उनको एक आधार ऐसा दे दिया, तो गरीब हम ही कर रहे हैं। थोड़ी बातें ऐसे भी कर सकते हैं। सर यहाँ पर किसान एक को व्यायाम का करिए, करिए। हेलो सर, यहाँ पर एक व्यायाम कर सकते हैं कि जैसे कि सर भिखारी जो आता है तो हम उन्हें अनुदान सर दे सकते हैं। तो सर अगर हम उन्हें सहायता और सर अनुदान के माध्यम से उसे सहायता देते हैं तो वो खराब, वो तो जानते हैं कि खराब है, लेकिन सर उसको कैसे अगर सलाह भी देंगे और उसको एथी भी देंगे तो वो नहीं मानेगा, सोचेगा कि इसमें ही फायदा है तो वो नहीं करेगा, क्योंकि वो सोचेगा कि फिर अनुदान लेने का सोचेगा कि अनुदान ले। हाँ, देखो 2 चीज़ें होती हैं। है तो मतलब एक प्रस्तावना से आगे, पर मुझे जहाँ तक समझ आ रहा है 2 चीज़ें हैं। एक तो ये कि अगर आप किसी को उँगली दोगे, तो वो कोशिश करेगा आपकी गर्दन पकड़ने की। जैसे आप अगर तैरने आपसे आता होगा, तो अगर कोई डूब रहा है, तो उसको अगर बचाने का प्रयास करोगे, तो वो भी आपको भी डुबा देगा। बातें सही हैं। तो ऐसा ही है कि दो तिनके का सहारा होना चाहिए। तिनके का सहारा मतलब एक क्षणिक मात्र कि ऐसा सहारा जो उसको भी निकाल दे और तुमको भी डूबने से बचा ले। तो ये बातें आप ऐसा सोच सकते हो कि अनुदान का अर्थ हम यही समझेंगे, काम में हाथ बटाना एक तरह से वो बहुत अच्छी मदद है। और ऐसा ही कि हमें अगर हम हाथ देंगे तो उँगली मतलब गर्दन पकड़ने की कोशिश तो इंसान करता ही है, इंसान का एक व्यक्तित्व होता है। तो ऐसी चीज़ें थोड़ा मतलब रिलेट करके सोच सकते हो। जैसा सर ने लिखा, किसान को बीज दो, खेत सजाओ, फसलें खुद लहराएंगी। काम सिखाकर सशक्त बनाओ, धरती सोना उपजाएंगी। बचपन को किताब दो, उसे पढ़ने का हक सिखाओ। ज्ञान का दीप जलाकर नया युग उसके संग जगाओ। किसी का फीस भर देना एक तरह से अनुदान ही है, लेकिन उसको शिक्षा तो मिलेगी। बढ़िया। सहारा हेलो। बनकर साथ। जी जी। जी सर, इसमें वो वाला बोलिए। डाल सकते हैं क्या हम लोग, जैसे एज ए एग्जांपल कि मतलब प्रधानमंत्री कौशल विकास एक योजना था जिसके तहत मतलब कि वो युवाओं को मतलब कुछ नया स्किल सिखाते थे, लाइक नर्सिंग, जो नर्सिंग करना चाहता था, या सिलाई, कंप्यूटर समथिंग, तो सिखा के मतलब वो निःशुल्क होता था और उसमें जॉब भी मिलता था। तो एज ए एग्जांपल इसको डाल सकते हैं। हाँ, क्यों नहीं डाल सकते? मतलब एक तरह से कौशल विकास यही है कि हम अनुदान नहीं दे रहे हैं। उनकी अगर योग्यता है, हाँ तो उस योग्यता में सहारा दे रहे हैं और यही सहारा देना है टॉपिक। तो ऐसा भी जी कर सर, सकते हो, मतलब इसको करंट से इंक्लूड भी कर बातें सकते हैं ना। समझो। बढ़िया। और कोई? प्रधानमंत्री सारथी योजना, इसको डिस्क्राइब करोगे आप? कोई और? ऐसी बातें बहुत सी सोच लेनी चाहिए, जैसे हमारी मानसिकता फिर से आ जाए थोड़ा, एक भारतवासी होने के नज़रिए से। हमारी मानसिकता तो यही है, साईं इतना दीजिए, जामे कुटुम्ब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु न भूखा जाए। तो ये मानसिकता ठीक है, अच्छी बातें हैं, ऐसा होना, एक परोपकारी होना, लोगों की मदद करना, अच्छी बात है। लेकिन वास्तव में मदद क्या होगी, अगर आप किसी को गड्ढे से निकलने के बजाय, जैसे अगर कोई इंसान गड्ढे में गिरा हुआ है, तो गड्ढे से निकालने के बजाय आप उसके गड्ढे में ही व्यवस्था कर दे रहे हो कि चलो ले लो, खाना ले लो, तो क्या वास्तव में वो बाहरी दुनिया देख पाएगा? चलो एक जैसे कुएं का मेढक होने की बात आप सभी जानते हो, तो कुएं का मेढक में आप उसकी सराहना कर रहे हो कि आप इस तालाब के या फिर इस कुएं के राजा हो, तो क्या वास्तव में वो उसको उभार पाएगा? जैसे अभी किसी ने लिखा था मोटिवेशन वाली बात, तो वही चीज़ें इसमें भी थोड़ी सोची जा सकती हैं। और कोई कुछ अगर बताना चाहे तो बता सकता है। जैसे देखिए, हमारा एक आधार 2 तरह से होने वाला है। थोड़ा हम ये बताएँगे कि वास्तव में ये अनुदान आता कहाँ है, कि मतलब लोग वैसे तो है नहीं कि वर्तमान समय में देखो परोपकार लोग करना नहीं चाहते। लेकिन फिर भी जो परोपकार कर रहे हैं, तो वो परोपकार एक तरह से परोपकार हुआ नहीं। क्योंकि आप अगर उस इंसान को लगातार उस चीज़ की ज़रूरत पड़ती रही, तो आप कब तक, जैसे अगर एक
सवाल है आपसे कि जैसे अभी सर ने बताया, एक चीनी कहावत है कि अगर आप किसी व्यक्ति को एक मछली दे रहे हो, तो उसकी हेल्प नहीं होगी। आप उसको मछली पकड़ना सिखाओ। और वही बातें हैं कि हम थोड़ा एक आधार दोनों तरफ से लेके चलेंगे कि जो बातें हम अनुदान देना कहाँ से सीख रहे हैं और उस देने का आधार वास्तव में होना कैसा चाहिए। फिर उसके बाद अगर अब हो गया है, तो फिर इंट्रो के आगे बढ़ें या फिर कोई और बताना चाहता है तो बता सकता है। आप लोग बताओ ज़रा सा, मैं पानी पी के आया हूँ। सर आप तब से बोलो कुछ। तो कल्पना कीजिए कि आप किसी गांव में एक किसान है और उसकी फसल बर्बाद हो गई है। तो अब अगर आप उसे अनाज का दान देते हैं और तो उसकी भूख कुछ समय के लिए मिट जाएगी, लेकिन अगले सीजन में देखो, जब उसे फिर से उसी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, तो वह फिर से आपकी मदद का इंतजार करेगा। इसके विपरीत अगर यदि आप उसे खेती के नए-नए तरीके सिखाते हो, उसे बेहतर बीज या आधुनिक उपकरण उपलब्ध करवाते हो और खेती में उसकी मदद करते हो, तो वह एक न केवल इस बार बल्कि एक कई सालों तक आत्मनिर्भर हो जाएगा। तो आत्मनिर्भर होना भी इस चीज को शिकार है कि हमें न केवल उस व्यक्ति की मदद करनी है, बल्कि उसको आत्मनिर्भर बनाना है। बढ़िया। ऐसी कई कहानियां देखी होंगी, या चाहे अगर इतिहास में भी देख लो। इतिहास में तो कभी भी किसी भी जो जमींदारी व्यवस्था होती थी, जो भी होती थी, तो उस समय उनको वो आत्मनिर्भर बनाने के बजाय और भी उनसे सब कुछ छीन लिया करते थे। लेकिन कई जगह कहानी अगर गाँवों की देखो, तो वहां तो फिर भी लोगों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रेरित किया जाता है। जैसे एक कोई गांव की ऐसी कहानी है। वहां दो किसान रहते हैं, तो वो अ, ऐसे ही गांव में रहते छोटे से, जो एक दूसरा किसान होता है, उसके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं होता है। तो एक फिर दूसरा किसान आता है वहां से, वो उसे अनाज देता है। तो कुछ समय बाद ऐसा होता है कि जो पहला वाला किसान होता है, जिसके पास कुछ नहीं होता है, वो पूरी तरह से उस पर निर्भर हो जाता है। तो एक दिन जो पहला वाला किसान है, वो कहता है कि यह तरीका सही नहीं है। फिर वो कहता है कि मैं हमेशा तुम्हें अनाज नहीं दे सकता हूँ, लेकिन मैं तुम्हें कुछ ऐसा सिखा सकता हूँ जिससे तुम खुद के लिए कमा सको। तब वहां पर उसे वो खेती करना सिखाते हैं, उसे बीज बोना सिखाते हैं और खेती के नए नए तरीके सिखाते हैं। तो शुरुआती दिनों में उस किसान की तो उन्होंने बहुत मदद की, लेकिन कुछ महीनों बाद देखें तो जो किसान है वो अपनी मेहनत से अनाज उगाते हैं और खुद आत्मनिर्भर बन जाते हैं। तो ये हमें यही बताता है कि अनुदान केवल तत्काल जरूरतें पूरी कर सकता है, लेकिन अगर आत्मनिर्भरता की बात करें, आत्मनिर्भरता सिखाएं, तो उससे व्यक्ति के एक जीवन में स्थायी परिवर्तन आना शुरू हो जाता है। इसीलिए मैंने जी। यहाँ पर एक इसी बारे में कोट से लिखा है वो शायरी, कि किसान को बीज दो, खेत सजाओ, फसलें खुद लहराएंगी, काम सिखाकर सशक्त बनाओ, धरती सोना उपजाएगी। बचपन को किताब दो, उसे पढ़ने का हक सिखाओ, ज्ञान का दीप जलाकर नया युग उसके संग जगाओ। इसलिए मैंने ये लिखा था। तो और हुँ। कुछ इसमें कुछ कोई बताना चाहता है किसान के बारे में, कोई मदद करना है इसमें कुछ? और देखिए, जैसे हम लोग कर भी रहे हैं ना, तो लगातार वही बातें घूम फिर के हमारी पढ़ाई पे आ जा रही। अभी हम लोग जो बातें कर रहे हैं, तो एक तरह से क्या वास्तव में ये अनुदान है या फिर एक दूसरे का साथ दे रहे हैं? तो वही चीज़ है, अगर हम अनुदान रूप में कि एक ज्ञान देने वाले शुरू में, तो वहाँ ऐसी चीज़ें होंगी। लेकिन अगर ये ऐसा एक मंच मिला है आप कि साथ-साथ कर रहे हैं, कि हाथ बटा रहे हैं, साथ-साथ की बातें। जैसे एक कहानी और बताऊँ, तब तक आपको कोई अगर कहानी याद आए तो आप भी बोल सकते हो एक तरह से, क्योंकि आप बोलोगे तो वही टॉपिक को समझने से ज़्यादा टॉपिक को अंदर से फ़ील कर लेना ज़्यादा बेहतर है। समझो, अगर हम दिमाग में तो समझ लिए, लेकिन बाहरी रूप में उसका प्रयोग नहीं कर पा रहे हैं, तो वास्तव में वो एक अधूरा ही होगा कि हमने हाथ तो बटाया, लेकिन हाथ जहाँ बटाना था, वो थोड़ा हाथ गलत जगह पे बँट गया और अर्थ का अनर्थ निकल गया। तो वैसी बातें भी हो सकती है। तो थोड़ा आप समझ सकते हो, जैसे थोड़ा एक क्रूर रूप में समझो कि हाथ बटाने का एक उद्देश्य क्रूर रूप में भी हो सकता है। जैसे एक कहानी है, कि कहानी नहीं, घटना ही समझ लो कि एक व्यावहारिक घटना जैसे मैं अक्सर लेता ही हूँ। तो जिराफ और उसका बच्चा, जब जिराफ का बच्चा पैदा होता है, तो वो लगभग 4 फुट की ऊँचाई से गिरता है
और 4 फुट की ऊँचाई से जब गिरता है, तो बच्चे की टाँगें कमज़ोर रहती हैं। लेकिन उसकी माँ का क्या करती है? वास्तव में उसकी माँ करती है उसको पैर मार के या फिर उसको लगातार गिरा-गिरा के, जैसे आप अभी करंट पे कोई रील्स भी एक चली ही होगी जिसमें जिराफ के बच्चे को उसकी माँ मार रही है पैर से। तो वैसी ही बात है कि वो पैर इसलिए मार रही है क्योंकि वो उसका सहारा बनना चाहती है। अगर वो शेर से लड़ेगी तो हो सकता है वो अपना जीवन बचा पाए, या फिर किसी भी और जानवर से लड़ेगी तो हो सकता है कुछ हद तक आपको बचा पाए। लेकिन अगर वो आपको लात नहीं मारेगी या फिर उस बच्चे को वो पैर नहीं मार रही है या फिर एक काम में हाथ नहीं बटा रही, तो उसका पैर कमज़ोर ही हो जाएगा और वो किसी का शिकार बन जाएगा। तो ऐसी बातें हैं, क्या हमें शिकार बन जाना है अनुदान लेके, या फिर हमें भी उस चीज़ में एक हाथ बटाना है? जैसे मैं बता रहा हूँ, सर बता रहे हैं, कुछ लोग और बता रहे हैं, तो आप लोग भी कोशिश करो कि हाँ, ये हाँ, बातें भी हो सकती हैं। जैसे आपने भी कहा कि हम ग्रुप में अगर हम डिस्कस कर रहे हैं, तो हम यहाँ पर अनुदान अनुदान ना करके हम यहाँ पर इस सभी को आत्मनिर्भर बनाने की सिखा रहे हैं कि किस तरह से ऐसे में, या जब भी हम बोलना सिखा रहे हैं ना कि सामने वाले कैसे बोले। हम तो इतना बोल रहे हैं, लेकिन अभी कई लोग चुप भी हैं, तो उनकी कोई मजबूरी हो सकती है, लेकिन उन्हें भी बोलना चाहिए ताकि वो आगे के लिए सीखें, आगे उनके विचार इससे विकसित हो और वो खुद भी एक निबंध में अपने विचारों को अच्छे से लिखने की कोशिश कर पाएँ, तभी तो ना। तो इसलिए हम यहाँ पर साथ में सबको आत्मनिर्भर बनाने के लिए वो कर रहे हैं। हम अनुदान का वो ज़्यादा नहीं कर पा रहे हैं। तो अगर कोई बोलना चाहता है, बोल सकते हो साथ में, ताकि आपका भी एक स्किल डेवलप हो जाएगी बोलने की। प्रजापत जी आप बोलोगे, या फिर अनुवीरता जी, या फिर त्रिनेत्रा मैम, जो भी बोल पाओ। चलो एक मैं वो दे देता हूँ कि जी, जैसे जी। समाज में इसका क्या आधा महत्व है? इसके बारे में बता दो थोड़ा। आप कोई अगर बोलना चाहता है तो ये दहेज को कैसा मानता है? क्या वास्तव में दहेज अनुदान है या फिर जो भी है? अगर कोई इस पे बोलना चाहता है तो उसके लिए संदर्भ क्लियर है, बोल सकता है। हेलो सर। जी, जी। सर दहेज को एक तरह से देखें सर अनुदान है, क्योंकि सर दहेज में ये होता है कि सर एक बार दहेज दिया जाता है, उसको फिर उसको सिखाया नहीं जाता है कि कि उसको जैसे कि सर उसको हाथ बटाना नहीं सिखाया जाता है, सिर्फ अनुदान दिया जाता है सर। और उसमें ये होना चाहिए कि सर पहले के अनुसार सर देखें तो पहले के लोग अनुदान में अपनी मन पसंद से देते थे, लेकिन अब की सर स्थिति में सर देखें तो यहाँ पर सर अपनी यहाँ पर देखें तो बरियारी सर यहाँ पर माना जाता है। और सर बढ़िया। और कोई? थोड़ा टॉपिक के करीब पहुँचाऊँ, मतलब ठीक है, दहेज की बातें आप सोच एक टॉपिक हमने देखो जितनी भी बातें मैं कर रहा हूँ, मेरे दिमाग में वही कि यूपीएससी से जुड़ी हुई भी बातें करना। एक टॉपिक आपने किया था कि नारी को अधिकार और शक्ति दे देने से वास्तव में उसकी मदद नहीं हो सकती। क्या ये टॉपिक उससे ज़रा-सा भी रिलेट नहीं लग रहा आपको? तो नारी के विषय में अगर कोई बताना चाहे तो बता सकता है। उसको हम शक्तियाँ तो दे दे रहे हैं, अधिकार तो दे दे रहे हैं, पर ये अधिकार उसको वास्तव में सरकार की या फिर कहे कि इंसान की कठपुतली बना दे रहा है, और कठपुतली बना देना वास्तव में तुम्हारे काम नहीं होंगे। जैसे आप हिंदी साहित्य में पढ़ते भी होंगे कि अगर किसी लेखक ने किसी भी चरित्र को कठपुतली बना दिया, तो उस चरित्र की महत्व अपने आप ही घट जाती है और उस चरित्र को मतलब एक कमजोर चरित्र मान लिया जाता है। तो वैसी बातें थोड़ा एक नारी के परिप्रेक्ष्य में अगर करना चाहो कोई तो बता सकते हो। अ, देखो इसमें एक ये कह सकता हूँ कि सिर्फ एक नारी के परिप्रेक्ष्य में अलग-अलग परिप्रेक्ष्य में लेकर चलें तो बहुत अलग-अलग पॉइंट में विभाजित हो जाएगा, जो कि फिर शॉर्ट शॉर्ट हो जाएगा ना। हमें इसको एक सभी आयामों को एक साथ जोड़ना है, जितनी भी सामाजिक चीजें हैं उनको एक सामाजिक परिप्रेक्ष्य में जोड़ देना है और हर एक चीज को उसी अनुसार समझाते चलना है, कहानी की तरह बनाते चलना है, हर एक चीज को साथ में लेकर। तो सामाजिक परिप्रेक्ष्य एक ऐसा वो उठाओ और उसमें जो जो चीजें आती हैं उसको अच्छे से समझा दो, इस तरह कर सकते हो।
त्रिनेत्रा जी, आप शायद समझा सकते हो नारी वाला परिप्रेक्ष्य, क्योंकि मेरा नज़रिया तो बस यहाँ तक जा रहा है कि दहेज जिस लिए शुरू हुआ था, वास्तव में ये एक हाथ बटाने से शुरू हुआ था। लेकिन हाथ बटाना ऐसा, जैसे अभी मैंने बताया ना, अर्थ का अनर्थ हो गया। दहेज का जो वास्तविक रूप था, या फिर उसको शायद कुछ शब्दों में और बोला जाता था। तो वो चीज़ें अर्थ का अनर्थ हो जाना वास्तव में फिर वही बता देता है कि आप गए थे तो मदद करने, लेकिन आपने अपने पीछे भी एक मुसीबत डाल ली कि अब इसकी मदद लगातार करनी होगी। जैसे अभी क्या एग्ज़ाम्पल दिया, तितली का जो मतलब एक एक्सपेरिमेंट, कि बच्चों ने उनकी गए तो मदद करने के लिए थे, लेकिन अब उनके लिए एक तरह से ये हो गया कि तितली के पंख कमज़ोर हो गए, तो अब उनकी मदद की आवश्यकता रोज़ पड़ेगी। आप अगर उस चीज़ को समझते या फिर जानते, तो वो चीज़ें कमज़ोर रहती या फिर उन चीज़ों की इतनी आवश्यकता ना पड़ती। जो हमारा एक रूप होता है या फिर स्वरूप होता है, लगातार आप अनुदान देते रहने के भी तो योग्य हो भी नहीं सकते, क्योंकि अनुदान का देना या फिर दान का देना एक वैसा है ना, कि हमें सहारे की कहानी ज़्यादा समझनी चाहिए, ना कि एक वैसी कहानी जो कहानी ही नहीं है। कहानी का होना कि आप मदद करके अपने आप को महान बता रहे हो, और महान बताना वही चीज़ें हैं, थोड़ी कमज़ोर-सी, थोड़ी एक तार्किकता है ही नहीं उस आधार पर। तो उन चीज़ों को जो भी आप समझ पा रहे हो, उसके लिए कुछ आधार बता सकते हो। जैसे आपदा के संदर्भ में हमारा डिज़ास्टर मैनेजमेंट का पेपर होता है। तो कल जैसे सर ने बताया कि सारे परिप्रेक्ष्य को आप लेके चलोगे, तो आपदा के परिप्रेक्ष्य में ज़रा-सा आप सोचो, यूपीएससी या फिर जो हमारा एनडीएमए है, क्या बोल रहा है? आपदा प्रबंधन का ये मतलब नहीं कि आप आपदा हो गई और आपदा के बाद आप राहत कार्य कर दो, लोगों को खाना बाँट दो, एक आश्रम बना दो या फिर जल की व्यवस्था कर दो। तो ये वास्तव में आपदा प्रबंधन नहीं हुआ। आपदा प्रबंधन का वास्तविक मतलब है कि आप उस आपदा से निपटने के लिए पूर्व के जो किए गए प्रबंधन है, पूर्व के किए गए प्रबंधन मतलब आप उसमें काम बटाएँ। एक अवसंरचनात्मक रूप में, एक मनोवैज्ञानिक रूप में, एक सामुदायिक आधार पर कैसे चीज़ें बेहतर होंगी, एक साथ मिलकर कैसे किसी भी विपदा से लड़ा जा सकता है। तो उन सारी बातों को हमें एक उस संदर्भ में भी सोच सकते हैं। अगर इस संदर्भ में कोई बताना चाहे तो बता सकता है। अफरोज़ शाह का एग्ज़ाम्पल भी ऐड कर सकते हैं। वो चाहते तो सिर्फ़ फंड राइज़ कर सकते थे, बीच क्लीन करने के लिए, बट उन्होंने ग्राउंड पर आकर खुद सबके साथ मिलकर बीच क्लीन किया। बढ़िया, प्रकृति से जुड़ा हुआ एग्ज़ाम्पल अच्छा है। वर्तमान में दहेज बाल विवाह का कारण बन रहा है, अतीत में इसका रूप जो भी रहा हो। हाँ सर, दहेज में बेटी की आवश्यक चीज़ें ही दी जाती थी ताकि उनको नए लोगों के बीच कोई मुसीबत का सामना ना करना पड़े, और धीरे-धीरे ये विस्तारित होकर ऐसी हो गई। बढ़िया। पर आज बालक खुद ही बाल विवाह कर रहे हैं। तो वो ऐसी चीज़ें हो जाएँगी ना, जब आप समझो एक संदर्भ ऐसा कि हमने पहले मदद की, अब उस मदद की आदत पड़ गई। जैसे सरकार अगर पीडीएस दे रही है, ₹1 में अनाज दे रही है, जो भी चीज़ें समझो, तो उस चीज़ की अभी ज़रूरत है। और टॉपिक हमारा थोड़ा आप देखना चाहो तो कौन-सा टॉपिक? ज़रा-सा थोड़ा टॉपिक देखो एक बार। वेट, अभी हमने एक टॉपिक भेजा यहाँ पे। कहाँ गया? हाँ, मूल्यों से वंचित शिक्षा जैसी अभी उपयोगी है, व्यक्ति को अधिक चतुर और शैतान करने लगती है। कोई कुछ बोल रहा है क्या? अगर आप लोगों को बोलना हो तभी माइक ओपन किया करो, अदरवाइज़ मत ओपन किया करो, क्योंकि आस-पास बातें होती रहती हैं। विवाह सही समय पर ना होने का कारण भी दहेज प्रथा ही है। नहीं, केवल दहेज की बातें नहीं, बस एक संदर्भ में सोचना है कि वो जो चीज़ें थी, हमने किया तो एक सहारे के रूप में कि वो सहारा बने। लेकिन कभी-कभी ऐसा होता है कि वो सहारा अनुदान के रूप में परिणित हो जाता है और वो चीज़ें विस्तारित हो जाती हैं। तो ऐसा संदर्भ समझ सकते हो। और कोई? अ, हाँ, छोटा-सा ही दृष्टिकोण रखना है, क्योंकि ज़्यादा विस्तारित करेंगे तो उस पक्ष पर भी जा सकते हैं।
एक राजनेता का नज़रिया बताओ, जैसे वर्तमान समय में क्वेश्चन भी आते हैं। हम थोड़ा यही इर्द-गिर्द ही करेंगे। जैसे सर ने बताया था ना, संरचनात्मक रूप बेहतर करना है, बाकी हमारी अवधारणा तो वही एक यूपीएससी वाले नज़रिए से ही रहेगी। तो एक राजनेता का नज़रिया आप समझो। अभी क्या आ रहा है कि जो एक देश एक चुनाव वाली बात है, वास्तव में क्यों है? क्योंकि जो चुनाव का वास्तविक समय होता है, उस समय पर केवल चुनाव लड़ते हैं, या फिर कहें कि 4 साल शासन किया जाता है, 1 साल काम किया जाता है, ऐसी वाली बातें। तो राजनेता के नज़रिए पर कोई बताना चाहता है तो बता सकता है। सर, आप बताना चाहते हो इसमें? या कोई और? देखो, केवल मैं बस बोलूँगा तो चीज़ें वैसी हैं कि केवल मेरे नज़रिए से सामने आएँगी, और ये भी ज़रूरी है, सच में ज़रूरी होता है। इनकी महत्ता सर केवल बेटी की बढ़िया। सर जैसे कि सर मान लीजिए सर हम लोग अनुदान खत्म कर देते हैं तो हुँ, सर क्या हो समाप्ति कर देते हैं तो सर निम्न जो वर्ग है सर वो तो और कमजोर हो जाएंगे सर में। जी, जी, बढ़िया सवाल है। देखो, अ, थोड़ा इसको थोड़ा डिफाइन सर कर सकते हैं मुझे अगर क्या ऐसे के समझ लोग। आ रहा है, तो अनुदान का समाप्त कर देना, वास्तव में आप समझो, हाथ बटाना क्या है? हाथ बटाना एक सहारा देना ही था, और अनुदान मतलब उसकी एक बड़े स्तर पर समझो कि हाथ बटाने की जगह आपने हाथ को उठा के, जैसे समझो कि अगर कोई काम हो रहा है, तो एक आपने अगर कोई मूवी देखी होगी तो उसमें वही कि जो नायक होता है या फिर हीरो होता है, वो चाहता है कि सारी जो चीजें हैं वो खुद ही कर दे। तो सारी चीजें अगर आप खुद ही करोगे, या फिर सारी बातें आप करते रहोगे, तो वैसी वाली बातें नहीं आएगी कि बने रहो, पगला काम करेगा अगला, और अगला ही काम करता रहे, तो आप करोगे क्या फिर? और अनुदान का देना एक तरह से अगर परिणित हो जाए, उसके निम्न स्तर पर हाथ बटाना एक सहायता के रूप में। अब सहायता करो, लेकिन उस सहायता करो, अगर आपको लोगों को अनाज बाँटना है, तो आप उन्हें खेती करना सिखाओ। जैसा सर ने अभी लिखा, आप उनको भूदान आंदोलन जैसे होता था, तो भूदान आंदोलन वास्तव में अनुदान है, या फिर उनको उनके लिए एक आधार है? जो वर्तमान समय में लाडली बहना योजना है, क्या उनके लिए आदा अनुदान है, या वास्तव में एक आधार है कि उनके जो कार्य होंगे, या फिर उनकी जो खर्चे होते हैं, उनके खर्चों में हाथ बटाना हो, या फिर किसान सम्मान निधि योजना जो उनकी कार्यशील पूँजी के लिए जितने कार्य होते हैं, उसके लिए दिए जाएँ, तो क्या वास्तव में ये अनुदान है या फिर हाथ बटा रहे हैं? लेकिन ऐसी भी चीज़ है कि हाथ बटाना चाह रहे हो तो आप किसी और का, और किसी और ने उसका लाभ ले लिया। तो ये बातें भी होती है। किसी और का मतलब यही कि भ्रष्टाचार हो जाए, आप देने गए 100 और सामने वाले को मिला 1, तो बस उसका यही है कि एक से ना तो वो आगे बढ़ेगा, ना तो वो पीछे जाएगा, और यूपीएससी के अगर नज़रिए से समझे, तो वो मंथर गति से मौत की ओर बढ़ेगा, और मंथर गति की ओर अगर मौत में बढ़ रहा है, वही उसका कारण है, एक अनुदान का आधा अधूरा होना। अनुदान का आधा अधूरा मतलब हाथ बटाने का आधा अधूरा होना, मतलब दोनों बातें आप समझ सकते हो कि अनुदान अगर आप पूरा दोगे, तो वो आधी अधूरी मदद है, और आधी अधूरी अगर मदद होगी तो आर्थिक विकास या फिर जिस भी विकास होगा, तो उसमें एक मंथर गति से डूम्ड ही होगा। और अगर आप हाथ बटा रहे हो पूरी तरीके से, तो वो बातें दिक्कत नहीं करेंगी, वो बातें वास्तव में सहारा ही बनने वाली हैं। वो एक डूबते के लिए तिनके का सहारा हो, या फिर अंग्रेजी में जो हमारा कोटेशन सामने आ रहा है, ये देखो, ये एक तरह से कोटेशन ही है। क्या बोलते हैं? फ्रेज़ बोलते हैं। लेंडिंग हैंड टू समवन इज़ बेटर देन गिविंग ए डॉल। तो वही बात है कि एक कोट ऐसा भी हो सकता है। सिल्वर स्पून आप समझ सकते हो, सिल्वर स्पून मतलब एक चांदी के चम्मच में अगर कोई पैदा हुआ है, जैसे बिल गेट्स का आपको याद है? बिल गेट्स ने क्या बोला कि अगर आप गरीब पैदा हुए हो, तो ये आपकी गलती नहीं, लेकिन अगर आप गरीब मर रहे हो, तो ये आपकी गलती है। और वही मरने का कारण गरीबी दुष्चक्र का एक आप आधार बना सकते हो। उन चीज़ों को आप समझ सकते हो कि कैसे ये चीज़ें हो रही हैं, कि गरीब को गरीबी सिखाया है कि मेरा पेशा बन जाए गरीबी। तो वो तो तभी होगा ना जब संघर्ष के लिए कोई चुनौतियाँ ना सामने आए। अगर आप एक पैर से लंगड़े हो, फिर भी आपको 2 रोटी, चाहे सूखी रोटी हो या बासी रोटी, 2 रोटी मिल जा रही है, आप पे दया वाला भाव कर दिया जा रहा है, तो आप क्यों ही करोगे काम? अगर एक मतलब आरोप नहीं लगा रहा हूँ, ना ही मतलब कोई आधार है किस तरह दिखाऊँ, लेकिन आपने अगर एक आधार बना लिया कि लगातार आरक्षण आप देते रहोगे,
मतलब वैसा नहीं कि कोई एक मेरा विचार है कि ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगर आप लगातार आरक्षण देते रहोगे और आरक्षण को एक सीमित करने की बजाय लगातार बढ़ाते रहोगे, तो क्या वास्तव में हम आरक्षण की कल्पना नहीं करें? अभी वर्तमान समय में देखो कि ईडब्ल्यूएस अगर आप दोगे, तो ईडब्ल्यूएस को एक सामान्य वर्ग भी या फिर जो अनरिजर्व्ड है, वो भी कोशिश करेगा और जो मतलब विरोध कर रहा था, वो भी कोशिश करेगा प्राप्त करने की। तो ये बातें ऐसी हैं कि कोई कहाँ मना करता है और पैसे से थोड़ा रिलेट कर लो, कोई कहाँ मना करेगा ना? अभी इस वर्तमान समय में ये मनी वाली बात तो है नहीं, तो आप उन चीज़ों को एक सार्थक रूप आप किसान को हेल्प दे सकते हो, जैसे द्रोण दीदी योजना समझो। द्रोण दीदी योजना वही है कि किसान के लिए या फिर महिलाओं के लिए एक स्थिति है। जैसे अभी प्रजापति जी ने लिखा था स्व सहायता समूह, वही है कि आप खुद की सहायता करो। ऐसा समूह बनाएँगे जिसमें स्वयं की सहायता स्वयं के लिए होगी। और वही चीज़ें हैं कि प्रजातंत्र या हमारा लोकतंत्र भी यही करता है कि जनता द्वारा जनता के लिए जनता का शासन, वही। और हम भारत के लोग वाली बातें आप सोच लो या फिर किसान के लिए सोच लो। किसान अगर करेगा नहीं तो किसान कमाएगा नहीं। फिर हम जय जवान जय किसान कहेंगे नहीं, और अगर ये नहीं कह पाएँगे तो वर्तमान समय में जय विज्ञान फिर कहेंगे क्यों? अगर लगातार एक ही चीज़ें कि आप आत्मनिर्भर हो जाओ किसी पर। आत्मनिर्भर हो जाने मतलब स्वावलंबी। ईश्वर चंद्र विद्यासागर कहते थे कि आपके जो काम है अगर आप खुद करोगे तो वास्तव में किसी और की ज़रूरत नहीं होगी। तो वही सारी बातें कि आप मदद ले सकते हो, लेकिन मदद का आधार ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप उस मदद में अब फँस चुके हो। जैसे एक आप एग्जाम्पल से समझो, एक एक्सपेरिमेंट हुआ चूहे के लिए कि चूहा मतलब क्या हुआ कि उसको एक जगह पे बंद कर दिया गया जहाँ मतलब ऐसा धातु लगा दी गई कि उसको खोद नहीं सकता था। और मतलब अगर वो चाहे तो खोद सकता है क्योंकि चूहे के दांत काफी मजबूत होते हैं, लेकिन उसको समय पर खाना दिया गया, समय पर सारी चीजें दी गई। तो वास्तव में वो अपनी जो एक स्थिति थी वो चीजें भूल जाता है। वो जो हमारी एक क्षमताएँ होती हैं, वो क्षमताएँ हम खो देते हैं। और मानव संसाधन के आधार पर देखें तो मानव संसाधन वर्तमान समय में अपनी क्षमताएँ जो खो रहा है, उसका सबसे पहला कारण यही है कि उसको अनुदान प्राप्त हो जा रहा है। वो चीज़ें कि संघर्ष की स्थिति में वो आ ही नहीं पा अगर आपको विवश ना किया जाए कि आपको इस तरफ से उस तरफ कूदना है, आप मतलब समझो जैसे मेरा कोई ऑफ़ेंस नहीं है, आप इस बात को कोई गलत नज़रिए से मत देखना। लेकिन अगर सामने आपके समाज में कहा जा रहा है कि लड़की हो, तुम्हें पढ़ने की क्या ज़रूरत है? तुम घर में भी रह सकती हो, मतलब एक शादी हो जाएगी। तो उसको सोचो वर्तमान समय में कैसी मानसिकता बना दी गई है कि हम भी ये सोचते हैं या फिर हमारा समाज भी ये सोचता है कि करने की क्या ज़रूरत है, हो ही जाएगा। तो वही वाली बातें हैं, वास्तव में करना तो दोनों को चाहिए। आपने भी एक दिन बताया था कि 27% ये हम जीडीपी में पीछे जा रहे हैं क्योंकि ये संसाधन में साथ नहीं दे पा रहे। तो एक बात तो ये होगी कि हमने आपके हाथों को पकड़ लिया है और आपके मुँह में निवाला डाल रहे हैं, और दूसरी बात ये हो गई कि अब आपको निवाला खाने में मज़ा आ रहा है और आप अब हाथ छुड़ाने के लिए कोई ज़बरदस्ती नहीं कर रहे। तो वही चीज़ें हैं कि जब तक आपके मुँह में निवाला डाला जाएगा, आप नहीं कोशिश करोगे कि आप चाहो कि क चलो मेरी मदद कर दो एक स्किल के तौर पर कुछ डेवलपमेंट या फिर जो भी चीज़ है, चाहे सिलाई हो, डिज़ाइनिंग हो या फिर जो भी आधार हो। आप मदद कर दो, मैं खुद से कमा के खाऊँगी। और जैसे अभी किसी ने स्वामी विवेकानंद का कोटेशन लिखा था, आप उस चीज़ को देख सकते हो। कितना मतलब सॉलिड कोटेशन कहाँ गया? सच्ची सहायता वह है जो दूसरे को अपनी सहायता करने के योग्य बना दे। तो वही बातें आप समझ सकते हो। और कोई अगर बोलना चाहे तो बोल सकता है। इसमें कोई और सर बात? जी, जी। सर बोले मैं सर। हुँ, हुँ। हेलो सर, देखे तो हुँ, औपचारिक रूप से सर देखा जाए तो अनुदान वास्तव में दोनों पक्षों में नुकसान पहुंचाता है। जैसे सर अनुदान देने वाली ओर से तो आर्थिक घाटे तो होते रहते हैं, लेकिन सर अनुदान महज कुछ रुपये और आर्थिक संसाधन का है, परंतु अनुदान प्राप्त करने वाले कई प्रकार से नुकसान में रहते हैं। जैसे सर उनकी आगे बढ़ने की सर प्रवृत्ति खत्म हो जाती है, उसमें ठहराव आ जाता है सर, उनमें एक निकम्मापन भी आ जाते हैं सर। और तथा वो अपने और अपने आप को सर जैसे होता है कि समाज में निम्न या तुच्छ मानने लगते हैं सर।
और उनको लोग एक सर क्या कहलाता है, उनका आत्मसम्मान सर गिर जाता है और गिरता ही रहता है सर। एग्जाम्पल के सर तौर पर देखे तो वैदिक काल में सर जो ब्राह्मण धर्म का वर्चस्व था, तो शासकों द्वारा ब्राह्मणों को अनुदान देने की प्रथा के कारण कई ब्राह्मण निकम्मे हो गए सर। सर इसका मतलब है कि अपने कार्य से विमुख हो गए और उनके पतन का एक बहुत बड़ा कारण है सर। ओके ओके। सर आप बोलोगे अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में? इसमें तो हाँ। इतना ही कह सकते हैं कि जब विकसित देश विकासशील देशों को केवल एक आर्थिक सहायता प्रदान करते हैं, तो यह उन देशों की समस्या को पूरी तरह हल नहीं कर पाता है। लेकिन जब वे देश इन देशों के एक बुनियादी ढांचे को विकसित करने में मदद करते हैं, या उनकी जो तकनीकी ज्ञान है उनको प्रदान करने में मदद करते हैं, उनको विकसित करते हैं, और जो अर्थव्यवस्था है उसको ही मजबूत करने में मदद करते हैं, तो इसका एक दीर्घकालिक प्रभाव पड़ता है। उदाहरण के लिए देखिए, जैसे संयुक्त राष्ट्र का ध्यान सतत विकास पर है। यह विकासशील देशों को केवल धन देने के बजाय उनके भीतर एक आत्मनिर्भरता की भावना को विकसित करते हैं। और इसी तरह वो एक जो विकासशील देश है वो विकसित देशों को भी अपने साथ विकासशील बनाने के लिए लगातार प्रयास करते चलते हैं। तो इस तरह हम अंतर्राष्ट्रीय परीक्षा में कुछ उदाहरण के साथ दे सकते हैं थोड़ा। जी जी। और अभी तो थोड़ा चीन का जो, जी जी बोलिए। हाँ जी, बताइए। हाँ, मैं यही कह रहा हूँ, इसमें आप चीन का एक बॉइलिंग फ्रॉग तकनीकी देख सकते हो कि वो आपको दिखा रहा है एक अधूरे रूप में कि मैं सहायता कर रहा हूँ, और बल्कि वो बॉइलिंग फ्रॉग तकनीक ऐसी होती है, एक ठंडे पानी में मेढक को डाला जाता है और मेढक ठंडे पानी में अपने आप को मतलब एक अनुकूलित कर लेता है। लेकिन जब धीरे धीरे उस पानी को गर्म किया जाता है, तो मेढक के दिमाग में वही है कि अनुकूलन करना है, और मेढक एक ऐसा प्राणी है जो लगातार अनुकूलित करता रहता है। और बॉइलिंग फ्रॉग तकनीक में यही है कि धीरे-धीरे जो आँच होगी या फिर फ्लेम होगा बढ़ता रहेगा, तो मेढक एक स्थिति बाद उबल जाएगा और गर्म पानी से उसका कूदना मुश्किल हो जाएगा। तो वैसी चीज़ें कि आपको अपाहिज कर दिया जाए एक तरह से, कि अब आप उस जाल से, या फिर आप ऋण जाल को देख लो, ऋण जाल से कहाँ कोई देश, चाहे श्रीलंका हो, बांग्लादेश हो, कहाँ निकल पाएगा, या फिर पाकिस्तान की बात कर लो। तो वही चीज़ें कि ऐसी तकनीकी का कि आपने ऐसा सहारा दे दिया है कि अब उनको सहारे की ही ज़रूरत है। मतलब अ, आपने एक थोड़ा व्यंग समझो या फिर हँस लेना, हास्य व्यंग के रूप में, कि आपने बच्चे को ऐसा चलना सिखाया कि अब बैसाखी के बिना वो चल ही नहीं सकता। तो वैसी वाली बातें आप सोच सकते हो। इन्होंने क्या लिखा? महाराष्ट्र में अभी के चुनाव में वुमेन की हेल्प करने के लिए मुख्यमंत्री लड़की बहन योजना, महाराष्ट्र में ये लाडली नहीं, मध्य प्रदेश में लाडली बहन योजना चली है, जिसमें 1250 रुपए मिलते हैं। अगर महाराष्ट्र में है तो भी अच्छा है। अब लोगों के लिए ये मानसिकता उत्पन्न होगी कि घर बैठे पैसे मिल रहे हैं, बेहतर काम करने की क्या ज़रूरत है, ये स्कीम हेल्प कर रही है या फिर महिलाओं का घर बंद करे। तो 2 रूप में आप देख सकते हो। एक तो ये कि महिलाएँ जो हैं हमारे एक आर्थिक रूप से सशक्त नहीं हैं, और उनके खर्चे में आप समझ ही सकते हो, खर्चा मतलब एक शारीरिक रूप से वो जो चीज़ें लगती हैं उनके लिए, या फिर कहें कि एक सशक्त होने के पीछे जो उद्देश्य है, अगर ऋण लेके भी वो चीज़ें दी जा रही हैं, तो ये दिक्कत वाली बात है। मतलब आप समझो कि राज्य ऋण ले रहा है उस चीज़ को देने में, अनुदान देने में। लेकिन ऐसी भी बातें हुई हैं कि आप ऐसा भी आधार बना सकते हो कि आप वो ₹1500 कमाना सिखाओ। ₹1500 के बदले आप उनसे जो भी उनकी स्किल है, एक स्किल के आधार पर आप उनको मजबूत करो और ₹1500 उनकी इनकम बनाओ, और अगर वो ज़्यादा काम करे तो इनकम भी उनकी बढ़ाओ, तो वो एक प्रेरणा रूप होगा। और ये भी एक तरीका अच्छा है, लेकिन फिर भी आप सोचो तो इसको एक ब्रॉडर माइंड से सोच सकते हो कि इसको लिखा जाए तो आपका आधार क्या है? अभी तक आपने जितनी बातें सोची, उन बातों में क्या नकारात्मक पक्ष में थोड़ा आपने लचीलापन डाला है? और अगर लचीलापन डाला होगा तो आसानी से आप ले सकते हो उसको। और ये मत पूछा करो क्या ये एग्जाम्पल ले सकते हैं। अगर आपका एक लेखन दक्षता है, तो आप कोई सी भी चीज़ ऐड कर सकते हो। अगर एक नकारात्मक नज़रिए से भी है उस चीज़ को, तो आपका बताने का नज़रिया उस चीज़ को बता सकता है कि हाँ, इसको ऐसा सोचा जाना चाहिए। भारत और अमेरिका, जापान और भारत, बढ़िया।
झारखंड में मैया सम्मान योजना, बढ़िया। और कौन सा परिप्रेक्ष्य रह गया हमारा? थोड़ा अगर एक आधुनिकता की बात, वैश्वीकरण की बात कर ली जाए, तो वैश्वीकरण में कुछ चीजें ऐसी कि हमें सहारे के रूप में मिली, जैसे डिजिटलीकरण हो गया या फिर कंप्यूटरीकरण हो गया, सहारे के रूप में मिला। लेकिन हम इसका प्रयोग क्या एक अनुदान के रूप में कर रहे हैं, या फिर जो चीजें हैं कि मिला था हमको एक प्रयोग करने के लिए, कि कर लेना फिर उससे आगे बढ़ जाना, लेकिन हम उसी में अब उलझे रह गए हैं या फिर वो दिक्कत कर गई है। तो एक टेक्नोलॉजी के आधार पर अगर कोई बात करना चाहता है तो बता सकते हैं। व्यक्ति इसके बाद कर लेते हैं। टेक्नोलॉजी अगर कोई बताना चाहता है तो बता सकता है कि टेक्नोलॉजी का कैसा एक स्वरूप बन गया है कि हम उसको यूज करने गए थे, अब उसके यूज बिना रह ही नहीं पा रहे हैं। जी सर, आप बताओगे? क्या अब टेक्नोलॉजी में? टेक्नोलॉजी के आधार पर। टेक्नोलॉजी में हम यही कह सकते हैं ना कि आज हमारे जीवन में हर क्षेत्र में ये बढ़ता ही जा रहा है, चाहे वो स्मार्टफोन हो चाहे इंटरनेट हो। अब इसकी मदद से हम शिक्षा भले ही प्राप्त करते हैं, तो यदि हमें सिर्फ आर्थिक सहायता रुको, थोड़ा वो हो रहा हूँ। तो देखो, जब शिक्षा प्राप्त करते हैं, या अगर हमें विभिन्न प्रकार के जो ऐप्स हैं या सॉफ्टवेयर हैं, उससे किसी का समस्या का समाधान ढूंढना है, ये सब का हम प्रयोग करते हैं। लेकिन इससे हमें टेक्नोलॉजी तो हमें कई जिंदगी हमें आसान बना दिया है, लेकिन जब हम केवल एक तकनीकी समाधान प्रदान करते हैं, तो जैसे किसी को एक तात्कालिक तौर पर वित्तीय सहायता देनी है, उसको उसके लिए ऐप के जरिए पैसे ट्रांसफर करना, ये सब होता है। इसके बजाय अगर हम किसी को एक तकनीकी कौशल सिखाते हैं, ये समाधान तो हो सकता है ना, एक अस्थायी समाधान है ये। लेकिन इसके बजाय अगर हम किसी को तकनीक कौशल सिखाते हैं, उसके लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म का सही तरीके से उपयोग करना सिखाते हैं, तो ये उन्हें एक दीर्घकालिक तौर पर एक आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक कार्य हो सकता है। उदाहरण के तौर पर देखें, अगर कोई व्यक्ति डिजिटल मार्केट के बारे में जानकारी हासिल करता है, तो वह न केवल अपनी आजीविका कमा सकता है, बल्कि अपने परिवार और समाज के लिए भी एक स्थिरता ला सकता है, एक समृद्धि ला सकता है। अब देखो, जैसे इसमें आओ ना कि हम यूट्यूब चलाते हैं, यूट्यूब में कई तरह की वीडियो देखते हैं, रील्स देखते हैं, ये सब देखते हैं। और कुछ लोग क्या होते हैं, इसी का सहारा लेकर रील्स बनाते हैं, वीडियो बनाते हैं और उससे पैसे कमाते हैं, रुपए कमाते हैं। तो एक तो ये भी है कि एक अस्थायी समाधान हम अपनी खुशी के लिए वो करते हैं, थोड़ा वीडियो देख लिया, रील्स देख लिया, एक अस्थायी समाधान के लिए हमें खुशी ये हो गई। लेकिन कुछ लोग एक दीर्घ के लिए बहुत कुछ फायदे भी कमा रहे हैं इससे, और उन्हें उससे जीवन भर की खुशियां मिल रही हैं, और कुछ टाइम निकाल कर आराम से वीडियो भी देख सकते हैं। तो ये थोड़ा देख सकते हैं टेक्नोलॉजी के उस पर भी। जी जी। हाँ, जैसा अगर मैं अपना नज़रिया बताऊँ, तो शायद मैं 10 में था या फिर 11 में, जब एक ऐसे आता था कि साइंस हमारे लिए वरदान है या फिर अभिशाप है। तो वही बात है कि जैसा उसका हम यूज़ करेंगे, अगर अनुदान के रूप में यूज़ करेंगे, तो हमारे लिए अभिशाप बनेगा, और अगर उसका यूज़ एक तरीके से अपने आधार पर, अपनी चीज़ों, जैसे आप समझो कि जैसे सर ने अभी जितने भी एग्ज़ाम्पल दिए, और भी एग्ज़ाम्पल आपके सामने आ सकते हैं। जैसे अभी हम किस आधार पर टेक्नोलॉजी का या फिर जो वॉइस चैट हो रही है उसका कैसे आधार पर यूज कर रहे हैं, तो वो चीजें सीखने के लिए कर रहे हैं, और सीख ही रहे हैं, मतलब एक तरह से लगातार बेहतर होता जाता है इंसान। लेकिन अगर उस चीज के बिना हमारा, जैसे देखो एक क्वेश्चन ये भी आता है कि टेक्नोलॉजी ने हमारे दिमाग को कार्य करने से रोका है, ये वास्तव में मदद है या फिर ये वास्तव में हमारे लिए एक दुख की बात है? तो मानव की जो एक विचारधारा होती है या फिर मानव की जो बुद्धि होती है, तो हमारा दिमाग अगर सोचने की बजाय डायरेक्ट टाइप करने पे जाए, कि गूगल में हम टाइप करते हैं कि इसका क्या हो सकता है, तो क्या वास्तव में ये एक सिल्वर फीडिंग नहीं हो गई, स्पून फीडिंग नहीं हो गई, कि हमने हमारे पास एक व्यवस्था थी, जैसे आप कैलकुलेटर का यूज़ करो, तो कैलकुलेटर का यूज़ चलो आपको समय के पहले करा देगा, चीज़ें बेहतर कर देगा, लेकिन आप अगर हर चीज़ में करोगे तो आप एक गुणा करने में या फिर केवल गणना करने में ही आप कमज़ोर हो। तो वही बात है कि इसने मदद तो की है, लेकिन मदद का आधार वही है कि आप अगर इसका उपयोग जैसे करोगे, तो वैसे ही आधार बनता चला जाएगा। कोई और अगर इसमें बताना चाहता है तो बता सकता है। इसमें मैं यही कहता हूँ कि अगर हेलो सर। कैलकुलेटर का उपयोग हुँ, हुँ।
सर मेरा जी। कहने का है कि अनुदान जो है मतलब हाँ, मतलब कंप्लीटली गलत नहीं है फिर भी। हमें ये भी तो देखना चाहिए ना कि ऐसे बहुत से वर्ग हैं, निम्न वर्ग के लोग आते हैं कि जिन्हें हम ठीक है हम स्किल सिखा देंगे। हम उनके अंदर की जो भी चीज़ें हैं मतलब उन्हें उन्हें स्किल मतलब सिखा देना है। लेकिन फिर भी उनको स्टार्टअप स्टार्ट करने के लिए फिर भी तो अनुदान तो ज़रूरी है। हमें ये भी तो सोचना चाहिए कि हमें केवल नेगेटिव पॉइंट में ही नहीं बोलना है, हमें ये भी करना चाहिए कि अनुदान को बस सीमित कर दी जाए। मतलब उनको आइडेंटिफ़ाई करना चाहिए कि मतलब जो व्यक्ति को एक सच में मतलब ज़रूरी है। जैसे आप व्यक्ति के परिप्रेक्ष्य में हम देख सकते हैं कि एक ऐसे भिखारी हमारे पास आते हैं जिनके पास कि 2 हाथ, 2 पैर सब है। हम उन्हें भीख दें या जो रियल में जिनके पास जो सच में हमारे आस-पास बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो सच में नहीं चल पा रहे हैं, उनके दोनों पैर नहीं है मतलब अच्छे, हाथ भी एकदम लग रहा है कि खत्म ही है, एकदम घिसट-घिसट के चल रहा है ज़मीन पे। बहुत सारे ऐसे हम अपने जहाँ पे रहते थे हॉस्टल उसके आगे में आस-पास बहुत सारे ऐसे लोग को भी देखते थे। तो उनको तो लेकिन फिर हमें मदद करनी चाहिए ना। हमें ये भी तो देखना है कि हमें आइडेंटिफ़ाई करना है कि हमें किनकी मदद करनी है और किनको नहीं करना है। मतलब किनको हमें कला सिखाना है। हम उनको क्या कला सिखाएँगे जिनको हाथ ही नहीं है, पैर ही नहीं है, उसको कुछ आ ही नहीं रहा है, उसको समझ ही नहीं है कि हम किधर जाएँ, किधर चलें। तो उनके लिए है कि हम उन्हें प्रॉपर अनुदान दें और उनकी एक प्रॉपर व्यवस्था कराई जाए ऐसे वर्ग के लिए, आइडेंटिफ़ाई करके, ठीक है? और उसके बाद सेकंड में आते हैं कि किनको हमें अनुदान देने से थोड़ा बचना चाहिए। जैसे पहले वास्तविक में जैसे कि व्यक्तिगत देखते हैं कि जैसे हमारे पास एक ऐसा इंसान आ रहा है, जिनके पास सब कुछ है। जैसे हम ट्रेन में सफ़र करते हैं, हमारे पास बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं, दे दीजिए धर्म के नाम पे या कुछ भी आपको पुण्य होगा, ये होगा। कंप्लीटली उस चीज़ को स्टॉप करना चाहिए कि नहीं, हम नहीं देंगे आपको, क्योंकि आपके पास 2 पैर है, हाथ है, दिमाग है, तो सब कुछ है, तो आप काम करिए, काम से क पैसे कमाइए और अपना भरण-पोषण करिए। उनको बताना चाहिए, उनको डाँटना चाहिए, चाहे वो कुछ भी चोंगा पहन क्या-क्या चीज़ पहन लेते हैं हाथ में पता नहीं। तो वो सब चीज़ को हमें रोकना चाहिए, इनको बोलना चाहिए, क्योंकि ये उसको निकम्मा बना रहा है, ये उसको कहीं न कहीं एक तरह से काम करने से रोक रहा है। तो आइडेंटिफ़ाई करके कि हाँ, ठीक है, हम इन्हें नहीं देंगे। फिर ऐसी चीज़ है जहाँ फिर ऐसे भी वर्ग हैं जहाँ पर कि हमें अनुदान भी देना है और प्लस उनको एजुकेशन जैसे कि एक बच्चे ने कहा था अभी एक सर बोल रहे थे कि उनको कलम भी दें, ठीक है? उनको कला भी सिखाएँ और प्लस उनको स्किल भी दें। यानी कि एक ऐसे वर्ग हैं जिनको कि हमें कला भी सिखाना है और स्किल भी सिखाना है और उसको स्किल तो सिखाकर सिर्फ छोड़ नहीं देना है कि हाँ, चलो ठीक है तुमको स्किल सिखा दी अब जाओ जो करना है करो, नहीं। स्किल सिखा दी, अब उसको स्टार्टअप स्टार्ट करने के लिए थोड़ा अनुदान भी देना ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि हाँ, छोड़ दिए हम स्किल तो सिखा दिए, मेरा मेरा काम हो गया, ये चीज़ नहीं। स्किल भी सिखा दी, अब ठीक है तुम्हें हम इतना पैसे दे रहे हैं, कि तुम्हारे पास अगर पैसे नहीं है स्टार्टअप स्टार्ट करने के लिए तुम स्टार्ट कर सको, ताकि कल को जब तुम पैसे कमा लो, तो फिर तुम वो चीज़ें चुका दो। आज आज मेरे भी घर में मेरे एक सदस्य हैं कि जो कि ऐसा कर रहे हैं, उनके मेरे हम जैसे मान लो कि हम लोग के पास इतने पैसे नहीं थे कि हम बिज़नेस स्टार्ट कर पाएँ, तो क्या किए सरकार से हेल्प लिए। आप बिज़नेस स्टार्ट करेंगे, उसमें जो पैसा आएगा फिर आते जाएगा तो फिर चुका देंगे। तो ये चीज़ें हमें देखना चाहिए ना कि आप कंप्लीटली ये नहीं कह सकते हो कि हाँ, अनुदान देना बस गलत, 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 नेगेटिव नहीं बोलना है मतलब दोनों पॉइंट को लेकर के चलना है कि हमें आइडेंटिफ़ाई कर लेना चाहिए कि किसको कंप्लीटली हमें अनुदान नहीं देना है। जिनके पास सब कुछ है, वो बस निकम्मापन के कारण आकर के माँग रहा है सब कुछ, तो उसको तो मुँह पे बोलो कि नहीं, ऐसा। फिर एक एक ऐसे वर्ग आएँगे जिनको कि सच में अनुदान ही चाहिए क्योंकि उनके पास ऐसी ना हाथ है, ना पैर है, क्या करेगा बेचारा? उसके पास तो कुछ है ही नहीं। और फिर एक ऐसे वर्ग आएँगे जिनको कि हम कला भी सिखाएँगे, उसके बाद उनको हम स्किल भी सिखाएँगे और उनको थोड़ी हेल्प भी कर देंगे। मतलब हम नहीं मतलब एज़ अ गवर्नमेंट हम बोल रहे हैं कि इस तरह से हम उन्हें थोड़ी-सी पैसे भी दे करके थोड़ा-सा मतलब उनको हर तरह से तो दोनों चीज़ मैटर करता है। हम कंप्लीटली नहीं कह सकते हैं कि अनुदान नहीं देना चाहिए, बस उसको सीमित कर दें। तो बस इतना ही था मेरा कहने का कि अनुदान सीमित कर दी जाए और कौशल को मतलब उठा दी जाए मतलब इनको थोड़ा बढ़ा दें अनुदान 10% कर देंगे तो 90% कौशल कर दें लेकिन करेंगे दोनों चीज़, दोनों को छोड़ना नहीं है। मेरा बस यही था। ओके, ओके। किसी को कुछ और बोलना है?
देखो सारी बातें यही हैं कि हमारा एक भारतीय समाज यहीं से शुरू होता है कि एक परोपकार वाला भाव, परहित सरिस धर्म नहीं वाले भाव, या फिर आप ऐसे भी देख रहे हो तो लगातार न्याय को गरीबों तक पहुंचना चाहिए। केवल मतलब अधिकार, केवल शक्ति महिलाओं की मदद नहीं कर सकती। तो वही चीजें हैं कि हम मदद वाले रूम में तो हैं, लेकिन उस मदद को अगर हम अनुदान बोल दें तो वास्तव में वो मदद नहीं होगी, एक कह सकते हैं समानुभूति का भाव होगा। तो मदद और समानुभूति या फिर अनुदान, दोनों चीज़ें मतलब तीनों जो हैं सबके एक आधार या फिर सबके स्तर थोड़े अलग-अलग हैं, थोड़े इसके मायने रखते हैं। तो उन चीज़ों को भी आप सोच सकते हो कि आपने अगर ऐसे का आधार शुरू से बनाया ऐसा, तो आप कर सकते हो कि बीच में वो बातें बोल सकते हो। लेकिन जैसा अभी हमने एक दोनों पक्षों को लिया था, उस मदद वाले भाव को भी हमने लिया था। जैसे अभी किसी ने बताया लाडली बहना योजना हो गया, या फिर और सी जितनी योजनाएँ हैं, एक प्रकृति या फिर आपदा के लिए जो हम सहारा देते हैं, तो आपदा में सहारा देना कौन बोल रहा है गलत है। लेकिन उस सहारा देने से पहले ये भी देख लो कि आप जिस चीज़ को सँभाल रहे हो, तो क्या आपके सँभालने से उसके पंख टूट जाएँगे? तितली वाली आप कहानी याद कर सकते हो। तो यही चीज़ें हमें थोड़ा एक दिमाग में रखना है कि सारी जो बातें हैं, सारी बातें करेंगे तो ज़रूर, लेकिन उन उसको करने का आधार हमारा कैसा होगा? उस आधार को हम कहाँ से अगर शुरू कर रहे हैं, तो कहाँ तक पहुँचाएँगे? दहेज वाली बात, वास्तव में दहेज अगर अनुमान बोल दो दहेज को, तो वास्तव में गलत है। दहेज का वास्तविक जो मतलब होता था, समझो शादियाँ एक आधार समझो राजस्थान का क्षेत्र हो गया या फिर एक पहाड़ी इलाका क्षेत्र हो गया, और पहले समझो संसाधन की कमियाँ थी। तो संसाधन की कमियाँ थी तो अगर एक स्त्री का पिता स्त्री को उसके लिए चीज़ें प्रोवाइड कर रहा है तो उसको हम अनुदान नहीं बोलते। उसको वास्तव में उसके लिए सहारा बोलेंगे, और एक आधार वही कि सहारे के रूप में दी गई चीज़ें वास्तव में ऐसा होता है, दिया गया उँगली और पकड़ लेते हैं लोग हाथ। तो वो एक अनुदान बन जाता है, और अनुदान ही हमें कोशिश करना है कि जितनी चीज़ें हम प्रदान कर रहे हैं, जैसे मुफ्त में शिक्षा योजना, सर्व शिक्षा अभियान हो या फिर एमडीएम हो गया हमारा मध्याह्न भोजन योजना, तो वो सारी चीज़ें। तो इसको हम कोशिश करनी है हमें कि इसको अनुदान नहीं बनने देना, और हम ऐसे ही थोड़े आगे बढ़ते जाएँगे कि ये एक पहले तो हमने दिया, अब उसको ये भी सिखाएँ कि बाकी वालों को कैसे देना है। जैसे आपने अगर एक जय हो फ़िल्म देखी होगी, सभी ने देखी होगी या फिर नहीं देखी है, तो 3 लोगों को जोड़ने वाला देखा है कि आप सामने वाले की मदद करो और मदद के बदले में उससे क्या कहो कि आप भी 3 लोगों की मदद करना। तो क्या ऐसी चीज़ें वास्तव में अनुदान है? अगर आप स्वामी विवेकानंद का कोटेशन देखो, आप मदद लोगों की ऐसे करो कि वो दूसरों की मदद करने के योग्य या फिर खुद की मदद करने के योग्य बन पाएँ। तो वो चीज़ें हमको थोड़ा आधार लेके चलना। और रही बात, अब थोड़ा कंक्लूज़न का सोच लेते हैं कि हमारा कंक्लूज़न क्या होना चाहिए। वही कि हमने जो पहले सोचा था कि हमारा समाज वास्तव में परोपकारी समाज है। हमने विश्व को ज्ञान भंडार दिया है, और उसकी एक तरह से ये भी नहीं बताते कि हमने दिया है। उदारता वाला रूप आप मार्कोनी के लिए वो याद कर सकते हो कि जगदीश चंद्र बस को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। मार्कोनी का जो हम बेतार तार का है, ले जाओ यार, उदारता है। हमारे पास अगर ज्ञान है, तो हम फिर से बना लेंगे, हम फिर से आगे बढ़ जाएँगे। स्टेथोस्कोप का नहीं, कोई मशीन थी जो पेड़ में श्वसन नापने की मशीन थी। तो ऐसी चीज़ें उन्होंने आविष्कार की। तो ये आधार थोड़ा लेके चलना कि जो हमने अब शुरू किया है, मेन पार्ट में जितनी बातें बताई, एक राजनीतिक परिप्रेक्ष्य रखा कि हमारा संविधान वास्तव में बताता है कि हम अनुदान नहीं दे रहे हैं। अगर अनुदान दे रहे हैं, मौलिक अधिकार को आप अनुदान नहीं समझो। मौलिक अधिकार वास्तव में आपके लिए एक सहारा है कि ये चीज़ें एक लोकतंत्र में या फिर एक दिक्कत वाली होंगी, तो वो आपके लिए सहारा है। लेकिन फिर भी आपसे भी वो कर्तव्य की अपेक्षा रखता है। वो वाली बातें आप सोच सकते हो। आपदा के रूप में जैसे अभी आपने बताया, एक स्त्री के रूप में आप समझना चाहो, क्योंकि स्त्री के रूप में हम इसलिए बातें करना चाहते हैं, क्योंकि इससे जस्ट पिछला टॉपिक हमारा कुछ ऐसा ही था कि न्याय नहीं, अधिकार, अगर हम महिलाओं को अधिकार और शक्ति दे रहे हैं तो वास्तव में उसकी मदद नहीं होगी। और एक टॉपिक हमने किया था न्याय के लिए, तो न्याय को भी यहाँ थोड़ा शामिल करेंगे कि न्याय को गरीबों तक पहुँचना तो ज़रूर चाहिए, लेकिन वो न्याय के लिए या फिर कैसे उन चीज़ों को प्राप्त कर पाएँ। शिक्षा को ज गरीबों तक पहुँचना चाहिए। एक जो स्वास्थ्य है, सारे टॉपिक से ही बात कर रहा हूँ। जो स्वास्थ्य है, स्वास्थ्य केवल हैप्सबर्ग के लिए ना बचा हो। तो वो सारी बातें कि हम मदद तो करेंगे, लेकिन मदद का रूप ऐसा कि सबको एक
हम अगर आपकी मदद करेंगे तो आप भी किसी की मदद करने के योग्य बनो, ना कि आप खुद उस मदद के लिए गुहार लगाते रहो। तो वैसी बातें थोड़ी सोचकर अब कोई अगर कंक्लूज़न बताएगा, जो मतलब एक तरह से आधार होगा पूरी बातों का, एक निचोड़ होगा। तो अगर कोई बताना चाहता है तो बता सकता है। शिक्षा में जितना हो सके उतना अनुदान। हाँ, और मतलब आप निष्कर्ष बताओ, फिर थोड़ी बातें और भी कर लेते हैं। कोई निष्कर्ष बताना चाहेगा कि क्या हो सकता है? कोई 2 पंक्तियाँ आपके दिमाग में आई हों? व्यक्तिगत स्वार्थ कभी-कभी लोगों को अनुदान देने का दिखावा करते हैं। हाँ, और ये अगर मदद है तो वास्तव में मदद दिखावे के रूप में नहीं आनी चाहिए। वास्तव में मदद उसका एक बाहरी रूप भी होना चाहिए, एक उथली बातें नहीं कि हमने तो कह दिया हम आपकी मदद करेंगे, लेकिन मदद के नाम पर ठेंगा है, तो ठेंगा से कोई काम बनने नहीं वाला है। और कोई बोलना चाहेगा? अब निष्कर्ष की बात करते हैं, या फिर सर कुछ और हमने पॉइंट छोड़ दिए हैं तो आप बता सकते हो, या फिर कोई और बता सकता है? रतन टाटा की बातें आप कर सकते हो, थोड़ा स्ट्रक्चर में मैंने लिखा है। और क्या लिखा? एक मानव संसाधन की बेहतरी के लिखा है, और अगर कोई हाथ बटा रहा है या फिर अनुदान दे रहा है, तो जब तक उसके लिए उसकी एक ग्रेटफुलनेस होती है ना, कृतज्ञता, तो जब तक कृतज्ञता नहीं होगी वास्तव में उसकी मदद हुई नहीं। और ऐसा एक कहानी मुझे याद आ रही है कि एक बिजनेसमैन था जो गुज़र रहा था, शायद कोई बेच रहा था सब्ज़ी, उसकी टोकरी से जितने सब्जियाँ थी, तो धक्का लगने से गिर गई। तो उसकी सारी सब्जियाँ गिर गई नीचे, लेकिन वो चला गया अपने प्लेन में। लेकिन वहाँ पे जो एक इंसान था, उसने अपनी प्लेन ज़रूर छोड़ दी, लेकिन वहाँ पे आया और उसको मतलब उसकी सब्जियों को उठा के या फिर उसकी मदद की। तो वही चीज़ें हैं कि आप लोगों की मदद अपना नुकसान करके भी कर सकते हो, और फिर ये बाद में आपकी मदद हो सकती है। शायद ये कहानी अब्राहम लिंकन की है या फिर किसी बड़े एक जो भी है, मुझे याद आएगा तो मैं यहाँ लिख के बता दूँगा कि किसकी कहानी है। वो मतलब काफ़ी अच्छा है, एक तरह से अपना नुकसान करके भी अगर आप किसी की मदद करोगे तो वो बाद में आपकी एक मदद ही होगी। क्योंकि आपने अपना नुकसान करके एक की मदद की, तो वो किसी और की मदद करेगा। और ऐसा आधार थोड़ा आपको सोच के रखना कि हमारा एक कंक्लूज़न भी यही हो कि हिताय सर्वजन सुखाय की भावना तो हो, लेकिन ये सुख वाला ऐसा नहीं कि आप बाँट दे रहे हो सुख। सुख वाला ऐसा है कि आप सिखाना चाहते हो कि कैसे सुख को प्राप्त किया जाए, कैसे चीज़ों को हमारे जो समाज है, उसमें समाज के लिए लाभकारी बनाया जाए। फ्रीबीज़ ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम रेवड़ी खाने के लिए आतुर हो रहे हैं। हम जैसे किसी ने ऐसे लिखा था, अगर वो यहाँ पे होगा समझ आएगा, ले लो आज़ादी 2-2 रुपए में। तो वही बात है कि आज़ादी भी अगर मिले तो 2-2 रुपए में वाली आज़ादी नहीं चाहिए। अगर आज़ादी चाहिए तो वास्तव में वो स्वतंत्रता का एक वास्तविक रूप हो। तो उसके बारे में आप सोच सकते हो। राहत से तो दिल में हल्का-सा सुकून आता है, मगर साथ देने से मजबूत इरादा आता है। जो हम कदम-कदम से मिलाकर चलते साथ, वो जीवन की हर मुश्किल को करते हैं आसान रात। हाँ, अब आपने अगर एक बॉलीवुड का गाना सुना होगा कि 4 कदम बस 4 कदम चल दो ना साथ मेरे। वही है, साथ चल दो यार, आप चीज़ें दिक्कत नहीं करेंगी। अगर साथ चल रहे हो तो एक तरह से आप राह में तो होता है, और सफलता की राह में जैसे अभी यूपीएससी अगर एक राह है, तो राह में हम साथ ही चल रहे हैं और साथ चलने से दिक्कत नहीं होगा। लेकिन अगर आप कह दोगे जैसे थोड़ा बेसिक सा समझो, व्यावहारिक सा, कि हमने आपको ये दे दिया कि ये बुक लिस्ट है, ये चीज़ें हैं, तो उससे ज़्यादा बेहतर मदद होगी या फिर साथ में पढ़ाई हो रही है या फिर साथ में कर रहे हैं, एक कॉम्पिटिशन कर रहे हैं, पॉजिटिव कॉम्पिटिशन, एक सकारात्मक विचार, तो वही है, एक हाथ बटाना ही हुआ। तो इन चीज़ों को भी आप सोच सकते हो। और मुफ्त में शिक्षा को जैसे इन्होंने बोला कि ऐसा अनुदान वास्तव में अनुदान नहीं, ऐसा अनुदान वास्तव में सहारा है। तो इसकी बातें आप सोच सकते हो। अनुदान सिर्फ एक साधन है, सफलता का मंत्र है कड़ी मेहनत और दृढ़ संकल्प। बढ़िया।
कोई कंक्लूजन अगर करना चाहे तो कर सकता है, और मेरी बातें बस खत्म हो गई यहीं तक थी। या फिर कोई सवाल अगर रह गए हो तो पूछ सकते हो। मैं पढ़ूं क्या, आप लोगों ने क्या लिखा है? एक सवाल मैं कर सकता हूँ थोड़ा कि क्या अनुदान देने से केवल तत्कालिक मदद मदद मिलती है या यह दीर्घकालिक समाधान का हिस्सा भी हो सकता है? मैं अगर इसका उत्तर सही से समझ रहा हूँ, तो अनुदान अगर दिया जाता है तो अनुदान वही है कि आप जैसे होता है ना कि आपने सड़े सेव का एक हिस्सा काट दिया, तो वो सेव अच्छा लग रहा है, लेकिन उसमें जो कीड़े हैं वो कीड़े अभी भी उसमें घुसे हुए हैं। तो वैसी वाली बात है कि आप उस अनुदान को देखकर जरा सी राहत, या फिर जैसे स्प्रे होता है ना, अगर आपकी हड्डी टूट गई है और हड्डी में आप स्प्रे मार रहे हो, तो स्प्रे मारने से आपका वो चोट चला नहीं जाएगा, या फिर आपका जो एक दर्द होगा वो क्षण भर के लिए जाएगा, और क्षण भर के लिए जो दर्द जाता है वो जीवन भर का दर्द बना के अ, सामने मतलब जीवन भर का दर्द बना देता है उस चीज को। तो मुझे ऐसा लगता है कि क्षण भर के लिए सही है कि आप अगर चोट लगी है तो वहां आपके पास बोरो प्लस है तो लगा लो, लेकिन उसके लिए आपको मरहम भी करना होगा, आगे चीजें बेहतर भी करनी होगी। तो क्षण भर की भी चीजें बेहतर है, लेकिन क्षण भर ही ना बनाए, ऐसा मेरा मानना है। सर लेकिन ये हाँ, हो ये तो सकता है देखिए ना हाँ, कि सर बोलिए। जैसे बोले ना कि अगर हम जैसे क्षणिक क्या बोले सर, क्वेश्चन क्या बोले थे, वो रिपीट करिएगा भास्कर सर। मैंने कहा था कि क्या अनुदान देने से केवल तात्कालिक मदद मदद मिलती है या यह दीर्घकालिक समाधान का हिस्सा भी हो सकता है? हाँ, हो सकता है समटाइम्स, हम इसको अच्छे से बताते हैं जैसे एग्जांपल के लिए। जैसे कि मान लीजिए कोई एक ऐसा इंसान है जो कि एक ऐसी बीमार से पीड़ित है जिसको उसके पास इलाज करवाने का मतलब पैसा नहीं है, ठीक है? वो उसका बहुत एक लॉन्ग टर्म एक बीमारी है, बहुत ही खतरनाक बीमारी है, आज बहुत सारे बीमारी चलते हैं। तो अगर मेरे पास इतने पैसे हैं या फिर पूरे मतलब पैसे इकट्ठे कर अगर हम उसके इलाज उनका करवा सकें, तो ये तो उसका परमानेंट हो गया ना मदद। कि अगर हम उसका इलाज करवाने में सफल हो पाए, तो ये तो हुआ कि ये थोड़ी ना हुआ कि क्षणिक हुआ, ये तो हो गया कि उसके जीवन भर के लिए वो उस बीमारी से निकल पाएगा, बाहर निकल जाएगा। तो ये इस टाइप का जो हाँ, हम हेल्प कर सकते हैं, तो वो चीजें शायद ये भी लॉन्ग टर्म में अच्छी बात है, हो सकती है। ये भी कह सकते हो कि कहीं बार आपदा वगैरह आ गई है, कहीं बार ये कह सकते हो किसी का एक्सीडेंट वगैरह हो गया है, तो उन्होंने वहां पर उसकी क्षणिक हेल्प कर दी या कुछ घंटे के लिए उसको हॉस्पिटल पहुंचा दिया या उसकी मदद कर दी, तो बाद में उसका जो इलाज वगैरह करेंगे वो अलग बात है। जो कि हमने उसकी 1 घंटे की मदद कर दी, जो कि अगर वो मर जाता ना तो उसका तो पूरा जीवन समाप्त डेफिनेटली होगा। मेरा भी। लेकिन उसकी मदद हमने कर दी 1 घंटे के अंदर, तो वो लंबा जीवन जिएगा और दीर्घकालिक उसके लिए एक फायदा हो गया, अनुदान हो गया उसके लिए। बिल्कुल। सर जैसे कि यहाँ पर सर, जैसे कि सर यहाँ पर लोन लेकर भी कर सकते हैं ना, वही बात हुआ ना। तो सर कैसे, जैसे कि आप सर लोन लेकर कुछ करते हैं तो उसमें कैसे अनुदान हो सकता है ये? लोन लेके अ, सहारा उसको मैं बोलूंगा, उसको अनुदान तो नहीं अरे बोलूंगा। मतलब इनका कहने का मतलब है कि वही स्टार्टअप जो स्टार्ट करते हैं ना, तो लोन लेते हैं ना गवर्नमेंट से, यही है, यही मतलब है उनका अगर कहने अगर मुझे सही से समझ आ रहा है अनुदान का मतलब, तो यही है कि आप किसी को कुछ दे दो, अब आप उससे कुछ उम्मीद मत करो या फिर उससे आपकी अपेक्षाएं खत्म होगी। लेकिन अगर सहारा है तो ये भी अपेक्षाएं रहेंगी कि ये इंसान बढ़ेगा आगे। बस वैसा जैसा अभी बताया कि आपने उसकी हेल्प कर दी, वो इंसान ठीक हो गया, स्वस्थ हो गया, अब उसके लिए अनुदान वाली बात है। लेकिन लोन ले रहे हो तो लोन तो वास्तव में सहारा है कि आपको उस चक्र से, जो जिस चक्र में आप चल रहे हो, चाहे समझ लो गरीबी का चक्र, तो उस चक्र से निकालेगा। तो ये तो एक वही है कि डूबते को तिनके का सहारा, आपने लोन देके उसको ऋण जाल से बचा लिया हो, गरीबी से बचा लिया हो, या फिर एक दीर्घकालीन उसकी मदद हो गई। तो मुझे ये सहारा लगता है। जी सर, मैं ये सस्पेंशन में था इसलिए पूछ सर कुछ। ओके। तो और कोई से हमारे पॉइंट बचे हैं जिन पे हमने बातें नहीं की हैं, या फिर बस हो गया आज का? एक बार मैं पढ़ देता हूँ, या फिर आप लोग ही पढ़ना चाहते हो, जो जो आपने लिखा तो पढ़ सकते हो। जैसे इन्होंने लिखा, देखो हमारे बात समाज तो में मैं एक पुर जी जी सर।
क्या बोलिए। अनुदान देने के बजाय लोगों को सशक्त बनाना अधिक महत्वपूर्ण है? तो वही सारी बातें तो हुई कि सशक्त बनाओ, चाहे प्रशिक्षण देके, कौशल देके, टेक्नोलॉजी का यूज़ करना सिखाओ, ना कि टेक्नोलॉजी को आश्रित बना दो। या फिर तार्किकता के एक आधार जैसे ज्ञान का अगर मुझे समझ आता है, तो ज्ञान के लिए आप ज्ञान बाँट मत दो, आप ज्ञान प्राप्त करना सिखाओ, ये बातें हो सकती हैं। तो वही चीज़ें कि ऐसा ना हो कि आपने बाँट दिया है और वो ख़त्म हो गया। ख़त्म होने वाला आप अनुदान दोगे तो वो चीज़ें एक क्षणिक ही होंगी। अगर आप उसको एक दीर्घकालिक के लिए कि आप लगातार अब उस चीज़ से उबर रहे हो या फिर ऊपर जा रहे हो, तो उस चीज़ को मैं सहारा मानता हूँ। तो ऐसी चीज़ें। तो आपके अनुसार अनुदान देने के बजाय समाज में अगर सहकारिता और साझेदारी देखें तो वो ज़्यादा महत्वपूर्ण क्यों है? ज़्यादा महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि हमारा जो समाज है एक विकासशील देश के नज़रिए से देखा जाए ना, तो अगर हम ऐसी वाली विचारधारा रखेंगे कि हमारे पास इतना आ जाए कि हम लोगों को बाँट सकें। लेकिन ऐसी चीज़ें हैं कि जनसंख्या वृद्धि हो रही है, संसाधनों की कमी हो रही है और एक मानव संसाधन अगर शिथिल होता जाएगा, तो वही वाला रूप कि संसाधनों की कमी तो होती रहेगी। आपकी जो आवश्यकता है एक मनी एंड क्या सप्लाई एंड डिमांड वाली बात है कि अगर आपकी आवश्यकता बढ़ती रही, आपकी पूर्ति कम होती रही, तो ये दिक्कत वाली बात है। आप पूर्ति क्या बोलते हो, आप डिमांड को बढ़ाओ, सप्लाई को भी बढ़ाओ। दोनों चीज़ों को आप बढ़ाओगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो अ हो ही गया है निबंध पर पूरी विस्तार चर्चा हो ही गई है। लगभग चर्चा होगी और मुझे ऐसा लगता है एक अगर मैं क्लियर रिव्यू दूँ, तो थोड़ी बातें एक भटक सी गई थी या फिर कहें कि थोड़ी बातें जोड़ नहीं पाया क्योंकि प्रवाह जो होना चाहिए था, जो पिछले दिन चल रहा था, उस तरह का नहीं आया। कोशिश करेंगे कल से थोड़ा बेटर काम करके आएँ और आप लोग भी देखो काम करके आना, तो आज इससे ज़्यादा बेटर। आज का आपको निबंध भी थोड़ा ऐसा इस लगा ना? इस तरह आज का निबंध थोड़ा मुझे इस तरह लगा कि घुमा फिरा के वो बात एक ही चीज़ों में आ रही है। हाँ, शायद ऐसा ही लगा। तो तो इसलिए कल वो से सही कोशिश तरीके से करेंगे बोल नहीं थोड़ा बेहतर। हाँ, जी, जी। इसलिए वो इस तरीके से बोल नहीं पा रही थी अच्छे से, प्रभाव नहीं बन पा रहा था। क्योंकि वो एक हाँ। सेंटेंस है, उसी पर घूम फिर के आ रहा था, चाहे किसी भी परिप्रेक्ष्य में चले जाओ